If you ever wanted to join the army as an officer but could not do so, अगर आप कभी फौज में अफसर बनना चाहते थे, आप आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते थे एज एन ऑफिसर और नहीं कर पाए फॉर वट एवर रीजन्स अदर देन ऑफ कोर्स फिजिकल एंड मेडिकल, आप नहीं कर पाए, आप मे बी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए या SSB क्वालिफाई नहीं कर पाए, या फिर आप CDS OTA या NDA में आपने अप्लाई किया और किसी भी कारणवश आप नहीं कर पाए, तो हियर इज़ अ चांस अगेन to join the Indian Armed Forces through Territorial Army. Why now? Because इसकी एज लिमिट जो है वो 18 years to 42 years है. There's a lot of opportunities still left for you. अभी भी बहुत आपके पास में एक लंबा समय है ज्वाइन करने के लिए. If your age is less than 42 years, of course, to don this uniform. So we'll talk about it in detail. हम इसके बारे में बात करेंगे. उससे पहले I would just like to take your attention to this screenshot that I've put. ये अभी न्यूज़ में चल रहा था. इसमें लिखा हुआ है टेरिटोरियल आर्मी कॉल टू एक्टिव ड्यूटी. व्हाट डज इट मीन? अभी जो लड़ाई के हालात बन रहे थे और काफ़ी सारी चर्चा चल रही थी, तो सरकार ने क्या किया, भी टेरिटोरियल आर्मी यूनिट्स को कॉल अपॉन किया और काफ़ी सारी यूनिट्स को एम्बॉडी किया. ये एम्बॉडीमेंट डिसएम्बॉडीमेंट क्या होता है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे. सो फिलहाल के लिए व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इसका मतलब क्या है कि टेरिटोरियल आर्मी कॉल फॉर एक्टिव ड्यूटी, इसका मतलब क्या है, इसको हम डिटेल में समझेंगे. उससे पहले हम टेरिटोरियल आर्मी के बारे में जानेंगे डिटेल में कि टेरिटोरियल आर्मी होती क्या है, कैसे टेरिटोरियल आर्मी फॉर्म हुई थी, कैसे बनी थी, इसका कंपोजिशन क्या है, टास्क क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका प्रोसीजर क्या है ज्वाइन करने का. ऑफ कोर्स द करंट नोटिफिकेशन फॉर 2025 जो एग्जाम होने वाला है, ऑनलाइन एग्जाम टेरिटोरियल आर्मी में ऑफिसर्स काडर के लिए, उसके बारे में भी हम इन डिटेल इन लेंथ चर्चा करेंगे और मैं आपको नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा. वी विल जस्ट गो थ्रू इट. एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे, देन वी विल टॉक अबाउट SSB ऑल्सो. देन ट्रेनिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे, कहाँ ट्रेनिंग होती है सिलेक्शन के बाद में, SSB के बाद आप कहाँ ट्रेन होंगे, कहाँ आप ट्रेनिंग के लिए जाएंगे, कितने समय की वो ट्रेनिंग होती है. वंस यू कंप्लीट योर ट्रेनिंग व्हाट देन, आई मीन उसके बाद क्या होगा लाइफ, हाउ विल बी योर लाइफ इन अ TA यूनिट. जब आप यूनिट ज्वाइन करते हैं, क्या आपके सर्विस बेनिफिट्स रहेंगे, सर्विस कंडीशंस क्या होंगी, पेंशन मिलेगी नहीं मिलेगी, ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल वी विल टॉक अबाउट. एंड जेंटलमैन, लेट मी टेल यू, इस वीडियो को देखने के बाद में आपके जितने डाउट्स टेरिटोरियल आर्मी के बारे में हैं ख़त्म हो जाएंगे. इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी टेरिटोरियल आर्मी के बारे में जानने के लिए, इनफैक्ट जो एग्जाम नोटिफिकेशन है उसके बारे में भी जानने के लिए. एंड आई थिंक आई एम प्रॉब्ली द बेस्ट गाय टू गिव यू दिस इन्फॉर्मेशन बिकॉज आई हैव हैड द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस. मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस रहा है टी यूनिट्स के साथ में, सो मैं आपको इन डिटेल समझा सकता हूँ कि टी बटालियंस एक्चुअली होती क्या है और करती क्या है. सो आइए देखते हैं, वीडियो पे बने रहिएगा. प्लीज सी दिस वीडियो टिल द एंड, अदरवाइज यू कैन मिस आउट ऑन सम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दैट इज देयर इन दिस वीडियो. लेट्स बिगिन. सो द जेनेसिस ऑफ TA कैन बी ट्रेस्ड बैक टू हिस्ट्री. रादर 1857 का जो रिवॉल्ट था उसमें 1857 में इसकी नींव रखी गई थी, आप कह सकते हैं, बिकॉज एट दैट पॉइंट इन टाइम एक वॉलंटियर फोर्स रेज की गई थी. नो, वॉलंटियर फोर्स रेज की गई थी मतलब क्या, आर्मी तो पहले से ही थी, फौज तो पहले से थी, फिर एक और वॉलंटियर फोर्स रेज की गई थी टू सपोर्ट द आर्मी. सो दैट इज द जेनेसिस ऑफ इट. ये कह सकते हैं आपकी ये बीज तब बोया गया था. उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में 1917 में एक इंडियन डिफेंस फोर्स एक्ट बनाया गया, जिसके अंदर ये कहा गया कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हिंदुस्तान में है वो इंडियन डिफेंस फोर्सेस को यूनिट्स या रेजिमेंट्स प्रोवाइड करेंगी. नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1918 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा यूनिवर्सिटी कोर को ज्वाइन किया था और इसी यूनिवर्सिटी कोर की ट्रेनिंग की मदद से उन्होंने बाद में इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज का गठन किया. सो इंडियन डिफेंस फोर्स एक्ट जब बनाया गया, इसके अंदर दो ब्रांचेस थी. एक यूरोपियन ब्रांच थी जिसको ऑक्सिलरी फोर्स कहते थे और एक इंडियन ब्रांच थी जिसको इंडियन टेरिटोरियल फोर्स कहते थे. इंडियन टेरिटोरियल फोर्स, यही इंडियन टेरिटोरियल फोर्स आगे जाके इंडियन टेरिटोरियल आर्मी बनी. ये कौन है? ये है सर चार्ल्स मोनरो. ही वाज द कमांडर इन चीफ, ही वाज द देन कमांडर इन चीफ ऑफ द ब्रिटिश फोर्सेस इन इंडिया. इन्होंने एक बिल इंट्रोड्यूस किया था इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऑन 27 अगस्त 1920 को टू कॉन्स्टिट्यूट एन इंडियन टेरिटोरियल फोर्स विच वाज ड्यूली पास्ड. ये बिल पास हो गया था और इंडियन टेरिटोरियल फोर्स का गठन भी हो गया था. तो इसका काम क्या था? बेसिकली द इंडियन टेरिटोरियल फोर्स वाज एम्ड एट फॉर्मिंग अ सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस टू द रेगुलर आर्मी. इंडियन टेरिटोरियल फोर्स को बनाया गया सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस फॉर्म करने के लिए, टू प्रोवाइड द सपोर्ट टू द रेगुलर आर्मी. फाइनली आफ्टर इंडिपेंडेंस द टेरिटोरियल आर्मी वाज फॉर्मली इनॉग्रेटेड बाय द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया श्री C. राजगोपालाचारी on 9th October 1949. And gentlemen, this is the day which is celebrated as TA Day every year to make the countrymen conscious of the existence of the citizens army. It's a complete guide. As I said, you will have no doubts left after watching this video about the territorial army. जो territorial army में पहले बहुत सारी regiments होती थी जब इसको बनाया गया था, वो क्या क्या थी? It was an armored regiment,
इन्फेंट्री बटालियन टीए थी, एक एयर डिफेंस टीए होती थी। एयर डिफेंस के बारे में आप अभी हाल फिलहाल में सुन ही रहे न्यूज़ में, एयर डिफेंस क्या होती है आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। मीडियम रेजिमेंट थी आर्टिलरी की, इंजीनियर्स फील्ड पार्क कंपनी थी, सिग्नल रेजिमेंट होती थी, एक ईएमई वर्कशॉप होती थी, कोस्ट बैटरीज होती थी, एएससी की एक जीटी कंपनी होती थी, एएससी इज आर्मी सर्विस कोर एंड एएमसी इज आर्मी मेडिकल कोर फील्ड एम्बुलेंस भी इनके पास में होती थी। बट लेटर ऑन क्या किया गया, लेटर ऑन धीरे धीरे इनको डिसबैन कर दिया गया, और डिसबैन करने के बाद में कुछ को डिसबैन कर दिया गया, कुछ को रेगुलर आर्मी यूनिट्स में कन्वर्ट कर दिया गया, बट इन्फेंट्री बटालियन टीए को छोड़ दिया गया। इन्फेंट्री बटालियन टीए आज भी मौजूद है। ये एक काफ़ी पुरानी तस्वीर मेरे हाथ लगी है गूगल में रिसर्च करते वक्त, जब मैं ये प्रेजेंटेशन बना रहा था। इज़ अ पिक्चर ऑफ अ वेरी ओल्ड इन्फेंट्री बटालियन टीए। दिस इज़ जस्ट फॉर योर रेफरेंस, आपको खुद से दिखाने के लिए मैंने रखी है कि कितनी पुरानी टेरिटोरियल आर्मी है। और आप देख सकते हैं AK-47 इन लोगों ने पकड़ा हुआ है और हाथ में सोल्जर्स ने, एंड they are actually op effective. So what are the types of TA units? So why I am showing you this presentation? मैं आपको ये वीडियो क्यों दिखा रहा हूँ, ये हिस्ट्री क्यों बता रहा हूँ, आपको TA के बारे में क्यों बता रहा हूँ? बिकॉज यू नो, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने जाते हैं तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे इंडियन आर्मी के बारे में, रेगुलर आर्मी के बारे में सबको पता है, फौज है, फौज क्या करती है, लड़ती है या जो भी है, दिस इज अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग। बट टेरिटोरियल आर्मी क्या है? ऑल ऑफ अ सडन आपको मतलब टेरिटोरियल आर्मी, भैया आपने टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन करनी, तो करना क्या, आपका रोल क्या होगा, आप कैसे ज्वाइन करोगे उसको, क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी नौकरी छोड़ के आना पड़ेगा, कितनी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, क्या है ये ऑर्गेनाइजेशन। सो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। ज्वाइन करने से पहले मैंने बहुत बार देखा है ड्यूरिंग माई सर्विस, आई सॉ लॉट ऑफ पीपल इन द एग्जामिनेशन सेंटर्स हु यूज्ड टू कम फॉर अपेयरिंग इन द टेरिटोरियल आर्मी एग्जाम, बिकॉज पहले पैटर्न अलग होता था एग्जाम का, अब पैटर्न अलग हो गया, तो ऑनलाइन हो गया एग्जाम। पहले ऑनलाइन नहीं हुआ करते थे, तो उस समय काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो आते थे वहाँ पे आके बैठते थे एग्जाम में, बोलते थे कौन सी पोस्ट का एग्जाम हो रहा है, हम क्या बनेंगे इससे, हम क्या अफसर बन जाएंगे, हम क्या कैप्टन बन जाएंगे, हम कर्नल बन जाएंगे। आई मीन यू डोंट नो अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन दैट यू आर गोइंग टू ज्वाइन, और यू डोंट नो अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन फॉर विच यू आर अपेयरिंग इन द एग्जाम, रिटन एग्जाम। आपको पता ही नहीं, आप आ गए हो और आप आके एग्जाम में बैठ गए हो। सो यू नो, इफ़ यू आर प्लानिंग टू ज्वाइन द इंडियन आर्म फोर्सेज थ्रू दिस एंट्री, टेरिटोरियल आर्मी के थ्रू ज्वाइन करना चाह रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिटेल में पता हो। दिस वीडियो इज अबाउट ऑल दैट। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, टाइप्स ऑफ टीए यूनिट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टीए यूनिट्स। फर्स्ट इज डिपार्टमेंटल टीए यूनिट्स and second is non-departmental TA units. So what are departmental TA units? और ये नाम क्यों है departmental TA units? तो departmental TA units वो units होती हैं जो किसी particular department से affiliated होती हैं। ये कौन सी हैं? ये oil sector TA units है। अभी 3 हमारे पास में है, 3 oil sector TA units armed forces के पास में 3 departmental TA units हैं। और ये किससे affiliated है? ये ONGC, IOCL, HPCL, BPCL, इन 4 कंपनी से एसोसिएटेड है इनके साथ ही। और इनमें क्या होता है कि जो इन डिपार्टमेंट या इन कंपनीज़ के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वही इन यूनिट्स को ज्वाइन कर सकते हैं। दे कैन ओनली ज्वाइन दीज यूनिट्स। अगर कोई एग्जीक्यूटिव लेवल पे है तो वो ऑफिसर्स कार्डर में ज्वाइन कर सकता है, कोई नॉन एग्जीक्यूटिव लेवल पे है वो अदर रैंक्स में ज्वाइन कर सकता है। तो ये होती है डिपार्टमेंटल टीम्स। इनका प्रोसीजर बिल्कुल अलग होता है, इनका कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं निकलता, इनका प्रोसीजर अलग होता है ज्वाइन करने का। ये अपनी कंपनी के थ्रू ही अप्लाई करते हैं। कंपनी इनफैक्ट इनको काफ़ी सारे इंसेंटिव्स देती है ज्वाइन करने के लिए, मोटिवेट करती है ज्वाइन करने के लिए, और इसके पीछे भी एक मकसद है। और ऐसा नहीं है कि ये लोग नॉन डिपार्टमेंटल टीए यूनिट्स ज्वाइन नहीं कर सकते। नॉन डिपार्टमेंटल टीए यूनिट्स भी ये लोग ज्वाइन कर सकते हैं अगर ये अपने डिपार्टमेंट से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले लेते हैं। बट देन अगेन इनको फिर पूरे प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा, इनको रिटर्न देना पड़ेगा, एसएसबी देनी पड़ेगी, मेडिकल, मैरिटन, एवरीथिंग, एंड देन दे विल जॉइन द इन्फेंट्री बटालियन टीए, द नॉन डिपार्टमेंटल टीए यूनिट्स, नॉट द डिपार्टमेंटल टीए यूनिट्स। जो ये कंपनीज होती हैं वो ये मोटिवेट करती हैं इनको सिर्फ डिपार्टमेंटल टीए यूनिट्स ज्वाइन करने के लिए। ये बेसिकली रेस की गई थी ऑयल की। पहले हमारे पास रेलवे की भी होती थी, वो डिसबैन कर दी गई है। मैं आगे बताऊंगा कि क्यों हुई है, डिसबैन क्यों हुई है। ये जो यूनिट्स हैं इनको इसलिए बनाया गया था ऑयल सेक्टर वालों को, क्योंकि जितनी ऑयल सेक्टर की अंडरस्टैंडिंग मुझको है, मेरे हिसाब से 3 तरह के ऑपरेशंस होते हैं ऑयल सेक्टर में। एक होते हैं ड्रिलिंग ऑपरेशंस होते हैं, दूसरे होते हैं रिफाइनरीज एंड पाइपलाइंस, और तीसरे होते हैं मार्केटिंग ऑपरेशंस। तो इन तीनों चीज़ों को हैंडल करने के लिए इन यूनिट्स का गठन किया गया है। बेसिकली जब भी क्राइसिस हो जाए या मान लो स्ट्राइक हो जाए, तो ये जो ऑयल ऑपरेशंस हमारे देश के अंदर ये बंद नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर ये एक दिन के लिए भी बंद होंगे तो हमें पता नहीं गवर्नमेंट को कितने रुपयों का नुकसान होगा। तो ये ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं देश के लिए, इसलिए ये ऑपरेशंस कभी भी बंद नहीं होने चाहिए। और ये बंद ना हो इसलिए इन लोगों को, इन डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज़ को इसमें एनरोल किया जाता है, सो दैट व्हेनेवर देयर इज एन इमरजेंसी, व्हेनेवर देयर इज अ स्ट्राइक, तो these people can be called upon and they take over the duties which the other people are refusing to do. So that is the purpose. Secondly, ecological TA units होती हैं। Ecological TA units are actually not departmental TA units, but फिर भी इनको departmental TA units की कैटेगरी में रखा गया है, because their functioning is not like a non-departmental TA unit। ये infantry battalion TA की तरह काम नहीं करते, लेकिन ये departmental भी नहीं है।
जो इकोलॉजिकल टी यूनिट्स में क्या होता है, इकोलॉजिकल टी यूनिट्स वो यूनिट्स हैं जो एफॉरेस्टेशन का स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के साथ मिलके एफॉरेस्टेशन का काम कर रहे हैं। एफॉरेस्टेशन यानी पेड़ लगाने का, पेड़ पौधे लगाने का काम कर रहे हैं उन जगहों पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो चुका है या डिग्रेडेशन हो चुका है लैंड का, तो वहाँ पे ये लोग काम कर रहे हैं। तो इन यूनिट्स में क्या होता है कि एक्स सर्विसमैन जो होते हैं उनको एनरोल किया जाता है। इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा डिटेल। दूसरी तरह की यूनिट होती है नॉन डिपार्टमेंटल टी यूनिट। एज द नेम सजेस्ट, नॉन डिपार्टमेंटल टी यूनिट ये किसी डिपार्टमेंट से एफिलिएटेड नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ओपन मार्केट से कोई भी अप्लाई कर सकता है, यू मी एनीबडी कैन अप्लाई इन दीज यूनिट्स, राइट। इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है। आप ये जो एडवर्टाइजमेंट अभी आया हुआ है ये नॉन डिपार्टमेंटल टी यूनिट्स के लिए, आप क्या करते हो, एडवर्टाइजमेंट देखते हो, आपने फॉर्म भरा, एग्जाम दिया, SSB दी, क्लियर किया, देन यू ज्वाइन द यूनिट, ट्रेनिंग हुई और यू ज्वाइन द यूनिट। सो दिस इज अ नॉन डिपार्टमेंट। इसमें क्या क्या आता है, इसमें इन्फेंट्री बटालियन टी आती हैं, HNH बटालियंस यानी कि होम एंड हर्थ बटालियंस आती हैं, इंजीनियर रेजिमेंट्स आती हैं। इन्फेंट्री बटालियंस तो आपको पता ही है, जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, मद्रास रेजिमेंट, गढ़वाल राइफल्स, कुमाऊं रेजिमेंट, असम रेजिमेंट, ये सारी ये सारी की सारी इन्फेंट्री बटालियंस है। और HNH बटालियंस क्या है, HNH बटालियंस भी इन्फेंट्री बटालियंस की तरह है, थोड़ी सी उनकी ऑर्गेनाइजेशन अलग होती है और ये बटालियंस थोड़ी सी ऑपरेशनल होती हैं। HNH का फुल फॉर्म होता है होम एंड हर्थ, चौका चूल्हा बेसिकली। तो ये बटालियंस में क्या है, ये एक नया कॉन्सेप्ट रेस किया गया था। इन बटालियंस को वहाँ रेस किया था जहाँ पे मिलिटेंसी बहुत ज़्यादा, जैसे नॉर्थ ईस्ट में और नॉर्थ में, JNK और नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ पे रेस किया गया था। वहाँ पे इन्होंने क्या किया कि जो भी वहाँ का जो यूथ था जो मिलिटेंसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, उस तरफ जा रहा था, जिनको नौकरियाँ नहीं थी, वो उस तरफ को अट्रैक्ट कर रहा था, उनको दूसरे हमारे पड़ोसी भड़का रहे थे और अपनी तरफ मिला रहे थे, उनको मिसलीड कर रहे थे। उनको मिलिटेंसी से रीनवे करने के लिए इन बटालियंस को बनाया गया ताकि उनको नौकरियाँ दे सके, और नौकरी देके अपनी तरफ मिलाया गया और उनकी एक्सपर्टीज़ को यूज़ किया गया काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में। और इन बटालियंस ने बहुत बेहतरीन काम किया है और अभी भी कर रही हैं। इंजीनियर रेजिमेंट्स जो हैं वो 3 इंजीनियर रेजिमेंट्स हैं हमारे पास इस वक्त, जो LC पे काम कर रही हैं। इनका काम LC फेंस को मेंटेन रखना, उसको रिपेयर करना टाइम पे, ये सब इनका काम है उसके। और इसमें भी इन्होंने क्या किया, जो वहाँ के लोकल लोग थे उनको भर्ती किया, जवानों को, ताकि दे नो द टेरेन ऑलरेडी, उनको पता है किस रास्ते पे जाना है, कहाँ जाना है, वो थकेंगे नहीं, वो हाफेंगे नहीं, उनको बर्फ़ से फ़र्क नहीं पड़ता। सो ये यूनिट्स भी जो है वो JNK में है। होम एंड हर्थ बटालियन मैं आपको बता रहा था, ये नॉर्थ ईस्ट की एक होम एंड हर्थ बटालियन की एक पिक्चर मैंने लगाई है। ये नागा रेजिमेंट से एफिलिएटेड है, 164 इन्फेंट्री बटालियन THNH नागा। दे आर कॉल्ड द हेड हंटर्स। दिस यूनिट इज़ डूइंग अ फैबुलस जॉब। अगर आप ध्यान दें तो इसमें कीर्ति चक्र मिला हुआ है इस यूनिट को। इट्स अ कीर्ति चक्र बटालियन, कीर्ति चक्र जेंटलमैन, इट्स चक्रा सीरीज में इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट गैलेटरी अवार्ड्स। ये रही वो ऑयल सेक्टर टी यूनिट, ये आगरा में बेस्ड है। मैंने पिक्चर लगाई है तो आप देख लीजिए, इंजीनियर रेजिमेंट से एफिलिएटेड है, तो आप देख सकते हैं इस पिक्चर में। ये आगरा बेस्ड है, रिफाइनरीज एंड पाइपलाइन वाली। ये है वो ONGC की यूनिट, ऑयल सेक्टर की, जो इस वक्त वडोदरा में यूनिट है। एंड दिस ऑफिसर जो आप देख रहे हैं, आई डोंट नो हू इज ही, बट ये ऑफिसर जो है ये ONGC के एम्प्लॉई हैं और इन्होंने डिपार्टमेंटल कमीशन लिया है। तो डिपार्टमेंटल TA कमीशन में आपका कोई रिटन वगैरह नहीं होता, आपका SSB नहीं होता, आपका मेडिकल ज़रूर होता है, बट कोई मेरिट नहीं है। आप ज्वाइन कर सकते हैं व्हेनेवर देयर इज़ अ वैकेंसी। सो डिपार्टमेंट टेल्स यू दैट यू अप्लाई थ्रू योर डिपार्टमेंट, वो भी मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। तो आप जैसे कि देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है ONGC। अब आती है ये आपकी ASC बटालियन TA मार्केटिंग, कामटी नागपुर। आप देख सकते हैं इसमें, जिससे मैंने बताया था मार्केटिंग ऑपरेशंस हैंडल करने के लिए भी कोई चाहिए, तो ये बटालियन है 414 ASC बटालियन TA मार्केटिंग, जो कामटी नागपुर में है। ये IOCL, HPCL एंड BPCL से एफिलिएटेड है। रेलवे इंजीनियर रेजिमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेलवे इंजीनियर रेजिमेंट जो है अब डिस्बैंड हो चुकी हैं। इनका अब इनकी ज़रूरत अब महसूस नहीं हुई सरकार को। ये पहले रेस की गई थी कि कभी अगर लड़ाई लगती है, इमरजेंसी लगती है, तो अगर ट्रेन्स उस एम्प्लॉयज़ जो रेलवे के एम्प्लॉयज़ हैं वो उस जगह पे जाने से मना करते हैं, तो फिर इन लोगों को जो इसमें रेलवे एम्प्लॉयज़ को ही एनरोल किया जाता था सारे ट्रेड से, जितने रेलवे के ट्रेड्स होते हैं, ताकि वो एक कंप्लीट ट्रेन को रन कर सकें। तो ये मानना था कि अगर कभी इमरजेंसी होती है, लड़ाई चल रही है आगे, और अभी आपको असला बारूद आगे पहुंचाना है, राशन पहुंचाना है, जवानों को आगे लेके जाना है, और जो रेलवे एम्प्लॉयज़ हैं वो डर रहे हैं, नहीं मना कर रहे हैं कि हम आगे नहीं जाएंगे, तो उन हालात में इन लोगों को इनको कॉल अपॉन किया जाएगा, जैसे सरकार ने अभी किया है, और इनको बोला जाएगा कि भाई आप लोग अपनी अपनी ड्यूटी संभालिए। ये लोग वर्दी पहनेंगे, आर्मी एक्ट के अंडर आएंगे और ट्रेन को उस जगह पर लेके जाएंगे जहाँ फौज चाहती है। हालांकि अब क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो चुका है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इंप्रूव हो चुका है, तो इन यूनिट्स की ज़रूरत अब महसूस नहीं की गई, तो इसलिए इनको डिसबैंड कर दिया गया है। इकोलॉजिकल TA यूनिट्स, एज आई सेड, इकोलॉजिकल TA यूनिट्स पहली जो यूनिट है वो 1982 में रेस की गई थी। उस समय क्या था, मसूरी हिल्स को डेवलप करने के लिए रेस की गई थी। मसूरी हिल्स का हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। अब आप जो देखते हैं हरी भरी मसूरी, पहले ऐसा नहीं था।
मसूरी हिल से बहुत ज़्यादा लाइमस्टोन माइनिंग की जा रही थी उस समय, और जो मसूरी के पहाड़ हैं वो खाली हो गए थे, वीरान हो गए थे। उसको जब इंदिरा गांधी एक अपना दौरा कर रही थी हेलीकॉप्टर से, तो उनके साथ एक साइंटिस्ट थे नॉर्मन बोरलॉग, तो उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि यू विल हैव टू टेक दिस ऑन अ वॉर फुटिंग, आपको इसको वॉर फुटिंग के हिसाब से लेना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये पहाड़ पूरे खाली हो जाएंगे। तो उस समय ये एक कॉन्सेप्ट निकाला गया, उसमें बताया गया कि जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं उस रीजन के जो एक्स सर्विसमैन हैं जो फौज से रिटायर होकर आ गए हैं, उनको री एनरोल किया जाए और उनको अपने ही भूमि पे, अपनी ही जगह पे, अपने ही रीजन में मास एफॉरेस्टेशन का टास्क दिया जाए। सो 127 इन्फेंट्री बटालियन टीए इकोलॉजिकल, जो कि गढ़वाल राइफल से एफिलिएटेड है, उसको रेस किया गया 1982 में, और उस यूनिट ने बहुत ही बेहतरीन काम किया। और आज आप मसूरी हिल्स देख सकते हैं, आप लोग जाते होंगे घूमने के लिए, उन्होंने वापस मसूरी हिल्स को रिस्टोर कर दिया। हैट्स ऑफ टू दोस गाइस। सो दैट वाज दी फर्स्ट प्रोटोटाइप यूनिट। उसके बाद काफ़ी सारी यूनिट्स रेस की गई। आज की डेट में करीब 10-11 इकोलॉजिकल बटालियंस हैं टेरिटोरियल आर्मी में, जो कि बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। ऑल ओवर इंडिया में ये यूनिट्स फैली हुई हैं। महाराष्ट्र में है, राजस्थान में है, नॉर्थ ईस्ट में 2 हैं, सांबा में है, दिल्ली में भी एक है। काफ़ी सारी ये यूनिट्स हैं। इनमें जो जवान होते हैं वो तो एक सर्विसमैन होते हैं, जो कि जिनको कि री एनरोल किया जाता है ये टास्क करने के लिए। जो ऑफिसर्स होते हैं वो रेगुलर आर्मी और टेरिटोरियल आर्मी दोनों से आते हैं, पोस्टिंग्स पे आते हैं, अपना टेन्योर पूरा करते हैं, फिर चले जाते हैं और आते रहते हैं। ये जो मैं बता रहा था आपको, नॉर्थ ईस्ट में जो ये लोग क्या करते हैं, ये स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम करते हैं। इनको जो फंड्स मिलते हैं, जो फंड्स आते हैं ये मास एफॉरेस्टेशन के लिए, ये स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट देता है। इनफैक्ट जो इनकी सैलरीज होती हैं वो भी स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट देता है। सो दिस इज़ हाउ दीज यूनिट्स फंक्शन and that is what the task is. It's a beautiful concept, or I think we are the first one in the entire world to have this kind of a concept. They are doing a really fabulous job. Again, गंगा टास्क फोर्स ये भी इकोलॉजिकल टीए यूनिट्स का ही एक पार्ट है। इसको 2018 में रेस किया गया था। उस समय बीजेपी गवर्नमेंट की नमामि गंगे मिशन के लिए, टू कीप आवर रिवर्स क्लीन, गंगा ट्रिब्यूटरीज को क्लीन करने के लिए और क्लीन रखने के लिए इस यूनिट को रेस किया गया था एज अ कॉन्सेप्ट, एज अ प्रोटोटाइप फर्स्ट। सरकार का और भी एम था कि ऐसी और भी 2-3 यूनिट्स और रेस की जाएंगी, बट अभी फ़िलहाल एक ही यूनिट है, ये प्रयागराज में बेस्ड है, एंड दिस यूनिट इज़ डूइंग अ फैबुलस जॉब। नाउ टीए's पार्टिसिपेशन इन वॉर्स, तो लोग पूछते हैं कि भाई टीए लड़ने जाती है क्या? तो ये जवाब है हाँ, ऑफ कोर्स टीए हैज़ बीन टेकिंग एक्टिव पार्टिसिपेशन इन ऑल दी वॉर्स, द मेजर वॉर्स ऑफ द कंट्री दैट वी फॉट। टीए ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है 1962 की वॉर में, 1965 की वॉर में, 1971 की वॉर में बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा है। इनफैक्ट श्रीलंका में 1987 में जो ऑपरेशन पवन हमने लॉन्च किया था, उसमें भी टेरिटोरियल आर्मी ने काफ़ी योगदान दिया है। टेरिटोरियल आर्मी 8 to सिविल अथॉरिटीज़ में भी बुलाई जाती है, काम करती है। इट इज़ लाइक एनी अदर आर्मी यूनिट, ठीक है, जो भी नज़दीक को जाके सपोर्ट करता है। सी एनी टेरिटोरियल आर्मी यूनिट फॉल्स अंडर द आर्मी एक्ट के अंदर आती है, क्योंकि ये इंडियन आर्मी का हिस्सा है। सो इन लोगों को बुलाया जाता है जब भी जो भी यूनिट नज़दीक। जैसे आपके सामने जो मैंने फ़ोटो लगाई है, आप सबको याद होगा भी रिसेंटली वायनाड केरला में बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी, तब एक यूनिट बड़ी ज़्यादा न्यूज़ में आई थी, बड़ी ज़्यादा चर्चा में रही थी, एक मद्रास रेजिमेंट की यूनिट। तो आप देख सकते हैं ये इमेज उसी की है। नाउ दिस यूनिट इज़ अ टीए बटालियन, इट्स नॉट अ रेगुलर बटालियन, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा क्लोज प्रॉक्सिमिटी में थी, तो इसको तुरंत बुला लिया गया कि भाई आप लोग अपनी लोकेशन से हट के यहाँ पे आएँ और इन लोगों की मदद करें। और इस यूनिट ने बहुत ही बेहतरीन काम किया। दिस यूनिट वाज ऑल ओवर इन द न्यूज़, इफ़ यू कैन सी, एंड यू मस्ट नो दिस एक्टर, ही इज़ मिस्टर मोहनलाल। ही इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द टेरिटोरियल आर्मी, ही इज़ अ लेफ्टिनेंट कर्नल एंड ही बिलोंग्स टू द सेम यूनिट। ही इज़ द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द यूनिट जिन्होंने इस ऑपरेशन को लीड किया था। इनफैक्ट लेफ्टिनेंट कर्नल मोहनलाल ऑल्सो लेफ्ट एवरीथिंग, ऑल हिज एक्टिविटीज़, जॉब्स दैट ही वाज डूइंग, सब छोड़ छाड़ के वो अपनी यूनिट का साथ देने के लिए इस वक्त यहाँ पे आ गए। इज़ अ वेरी रेस्पेक्टेड मैन एंड ही इज़ अ ट्रू फौजी बाय हार्ट। तो टास्क क्या होते हैं टीए के? तो टीए का बेसिकली प्राइमरी जो टास्क है वो है टू रिलीव द रेगुलर आर्मी फ्रॉम द स्टैटिक ड्यूटीज़। नाउ व्हाट आर स्टैटिक ड्यूटीज़? स्टैटिक ड्यूटीज़ क्या होते हैं? स्टैटिक ड्यूटीज़ होती हैं किसी एक स्टैटिक लोकेशन पे रह के की जाने वाली ड्यूटीज़। जैसे कि आप किसी इंस्टॉलेशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप किसी एम्यूनिशन डिपो को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप किसी रोड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं जहाँ से आपका फौजी दस्ता गुजर रहा है, आप किसी एयरफील्ड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, है ना, आप किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, किसी हायर हेडक्वार्टर को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, आप पेट्रोलिंग कर रहे हैं, आप डिटरेंस कर रहे हैं, आप एरिया डोमिनेशन कर रहे हैं, व्हाटएवर। सो दोज आर दी स्टैटिक ड्यूटीज़ बेसिकली। सो
रेगुलर आर्मी को स्टैटिक ड्यूटी से रिलीव करती हैं ताकि रेगुलर आर्मी एक्टिवली ऑपरेशंस में हिस्सा ले सके या फिर लड़ाई लड़ने जा सके, यू नो, एंड टीए एक्ट्स एज अ सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। आज की डेट में हमारे पास में अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 67 टीए बटालियंस हैं, लगभग 50,000 50,000 की नफरी। 50,000 कम फिगर नहीं होता। अगर आप एक तरह से देखें तो 50,000 काफ़ी ज़्यादा फिगर है। मैंने आपको ज़रूरत पड़े तो अभी जैसे गवर्नमेंट ने बुला लिया टीए को कि भाई आप आओ जाओ, आपकी ज़रूरत है, अब ज़रूरत पड़ेगी आपकी, तो बुला लिया, तो उनको ऐसे टाइम पे बुलाते रहते हैं। सो दैट इज़ देयर बेसिक टास्क। ऑनर्स एंड अवार्ड्स जेंटलमैन, यू विल बी हैप्पीली सरप्राइज्ड कि टेरिटोरियल आर्मी को एक अशोक चक्र मिला हुआ है। अशोक चक्र इज़ द सेकंड हाईएस्ट कैलेंट्री अवार्ड इन आवर कंट्री जेंटलमैन। अशोक चक्र मिला हुआ है। किसको मिला है मैं आपको उनकी इमेज भी दिखाऊंगा, उनकी फ़ोटो दिखाऊंगा। एक कीर्ति चक्र मिला है जो मैंने आपको अभी दिखाया था, हेड हंटर्स। 5 वीर चक्र हैं, 5 शौर्य चक्र, 74 सेना मेडल्स, 1 युद्ध सेवा मेडल, 5 अति विशिष्ट सेवा मेडल, 28 विशिष्ट सेवा मेडल, 17 मेंशन इन डिस्पैचेस, सिविल्स, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड आर्मी कमांडर कमेंडेशन कार्ड्स। काफ़ी ज़्यादा ऑनर्स एंड अवार्ड्स की बटालियंस ने अब तक हासिल किए हैं और आगे भी कर रहे हैं। ये है लांसनायक नज़ीर अहमद वानी, मार्टियर of the Indian Army. He was all over in the news. He was conferred with Ashok Chakra posthumous, of course. He was already a Sena Medal bar, you can see. ये ऑलरेडी सेना मेडल बार थे। काफ़ी जाबाज सिपाही थे, इन्होंने अपनी यूनिट के लिए अपनी जान तक दे दी, अपने देश के लिए अपनी जान तक दे दी। आई मीन हैट्स ऑफ टू हिम। ही वाज कन्फर्ड विद दी अशोक चक्र एंड ही इज़ फ्रॉम 162 इन्फेंट्री बटालियन टेरिटोरियल आर्मी HNH जैकलाई, जो कि कश्मीर में है। एंड ही हिमसेल्फ इज़ अ कश्मीरी। इन्होंने HNH बटालियंस ने मिलिटेंसी ख़त्म करने में इनका एक बहुत बड़ा हाथ है, HNH बटालियंस का JNK में। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेगुलर आर्मी एंड टेरिटोरियल आर्मी? जेंटलमैन, काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं। Although territorial army is part of the Indian army, but then again there are a lot of differences. I'll tell you how. So we'll cover them one by one. बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं है, just part of it only, but then हैं differences हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। So we'll just take them one by one. तो पे, पर्क्स एंड पेंशन। तो पे में कोई फ़र्क नहीं है, पे इज़ एट पार विद द रेगुलर आर्मी अपने अपने रैंक के हिसाब से। पर्क्स में भी कोई डिफरेंस नहीं है, पर्क्स आर एट पार विद द रेगुलर आर्मी। पेंशन, येस, पेंशन में थोड़ा सा फ़र्क है, बहुत ही माइन्यूट सा फ़र्क है। पेंशन थोड़ी सी कम है टेरिटोरियल आर्मी की, थोड़ी सी, मतलब इट्स जस्ट माइन्यूट डिफरेंस, डोंट वरी, अदरवाइज इट्स एज पर द पे स्केल, डोंट वरी। सर्विस कंडीशंस में क्या है कि टेरिटोरियल आर्मी यूनिट्स एम्बॉडीमेंट और डिसएम्बॉडीमेंट पर जाती रहती हैं। दे गेट एम्बॉडीड, दे गेट डिसएम्बॉडीड। सो द ट्रुप्स क्या है, Territorial Army is not a regular service. It's not a career. It's not a regular service. You cannot claim it. आप उसको बोल नहीं सकते कि मेरा हक है। Unlike regular army. Regular army में आप एक बार भर्ती हो गए, अग्निवीर नहीं है। रेगुलर आर्मी में जो पहले भर्ती होती थी, अभी वो भर्ती हो गए रेगुलर आर्मी में, तो उसके बाद में आप बस रिटायरमेंट के बाद ही बाहर आएंगे। बट टेरिटोरियल आर्मी में ऐसा नहीं है। टेरिटोरियल आर्मी में क्या होता है, रोटेशनल बेसिस पे या फिर ज़रूरत के हिसाब से जवान ऑफिसर्स जो होते हैं वो एम्बॉडी डिसएम्बॉडी होते रहते हैं। वो 2 महीने का काम करेंगे, फिर घर चले जाएंगे, उसके बाद अपना प्रोफेशन जो भी उनका प्रोफेशन है, सिविल प्रोफेशन है, वो पकड़ लेंगे, फिर वापस जब भी बुलाएंगे फिर आ जाएंगे, अगले साल फिर काम करने चले जाएंगे। कुछ हैं जो कंटिन्यू सर्विस करते रहेंगे, लगातार सर्विस करते रहेंगे, है ना। और अलग अलग ऑप्शंस है। कुछ अपनी मर्जी से बाहर चले जाते हैं कि भाई हमारा बिजनेस हैम्पर हो रहा है तो हम अब अगले साल ट्रेनिंग के लिए आएंगे, अनलेस एंड अंटिल देयर इज़ एन इमरजेंसी ऑफ कोर्स। तो ये डिफरेंस है सर्विस कंडीशंस में। अदरवाइज पोस्टिंग्स में कोई डिफरेंस नहीं है। और बाकी ऑपरेशनल, एज आई सेड कि टीए यूनिट्स आर नॉट वेरी मच ऑपरेशनली इन्वॉल्व। वो अपनी स्टैटिक ड्यूटीज़ में लगी रहती हैं और जब मौका मिलता है ऑब्वियसली दे टेक पार्ट इन दी ऑपरेशंस, बट नॉट एज दी फर्स्ट पार्टी टू रिएक्ट। और सीनियरिटी ऑब्वियसली जो रेगुलर आर्मी ऑफिसर है एंड टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर है इन द सेम रैंक, तो रेगुलर आर्मी ऑफिसर जो होता है वो सीनियर होता है। लाइक अ कैप्टन ऑफ अ रेगुलर आर्मी विल बी सीनियर टू अ कैप्टन ऑफ अ टेरिटोरियल आर्मी। हाउएवर अ मेजर ऑफ अ टेरिटोरियल आर्मी विल बी सीनियर टू द कैप्टन ऑफ अ रेगुलर आर्मी। So this is as per rule I am telling you. Medical facilities में कोई difference नहीं है. This is at par with the regular army. CSD canteen facilities at par with the regular army. Army school admission for your kids at par with the regular army. AGIF is Army Group Insurance Fund. TA का होता है TAGIF, that is Territorial Army Group Insurance Fund. इसमें डिफरेंस है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। टीए का भी थोड़ा सा कम है, तो धीरे धीरे आई थिंक हो जाएगा, धीरे धीरे वो भी एट पार हो जाएगा। प्रोविडेंट फंड, येस, जो DSOP होता है वो रेगुलर आर्मी में होता है, प्रोविडेंट फंड कटता है। टेरिटोरियल आर्मी में ये फंड नहीं कटता है क्योंकि इनकी जो टेरिटोरियल आर्मी की जो इनकी एम्प्लॉयमेंट होती है टेरिटोरियल आर्मी की, वो रेगुलर नहीं होती। तो आप पैसा कैसे काटोगे इस तनख्वाह में से? अब जैसे इनका जो DSOP कटता है रेगुलर आर्मी ऑफिसर्स का या रेगुलर सोल्जर्स का जो DSOP फंड कटता है वो हर महीने उनकी तनख्वाह से कटता है। बट अगर एक टीए का जवान या टीए का ऑफिसर अगर सिर्फ 2 महीने के लिए आ रहा है और बाकी 10 महीने वो घर पे ही है, उसको तनख्वाह नहीं मिल रही 10 महीने, तो वो कहाँ से काटेंगे पैसा? एक बार में तो काट नहीं सकते। सो दैट इज़ वाई दिस प्रोविडेंट फंड ऑप्शन इज़ राइट नाउ नॉट देयर फॉर देम। ग्रेचुटी इज एट पार। लीव एंड लीव एनकैशमेंट जो छुट्टी है वो भी बिल्कुल बराबर है। दीज आर एट पार विद द रेगुलर आर्मी। प्रमोशंस, यस, मैक्सिमम प्रमोशन जो होता है वो यीशु जवान के केस में तो कंप्लीट है। पूरा प्रमोशन होता है ऑनरी कैप्टन तक जा सकते हैं।
आप सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन तक जा सकते हैं, बट जो ऑफिसर्स होते हैं वो अभी सिर्फ ब्रिगेडियर के रैंक तक ही मोशन ले सकते हैं। पोस्टिंग्स कहीं भी हो सकती हैं आपकी ऑल ओवर इंडिया में, अंडमान निकोबार, नॉर्थ ईस्ट, JNK, ले, एनीवेयर, जहाँ पे भी फौज आपको भेजेगी आपको जाना पड़ेगा। फॉरेन असाइनमेंट्स, येस, एज ऑफ नाउ ओनली द गैलेंट्री अवार्ड विनर्स आर ऑथराइज टू गो ऑन फॉरेन असाइनमेंट्स। बस ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप जा नहीं सकते हो, जहाँ आपको सरकार भेजेगी आपको जाना पड़ेगा, जहाँ आपको फौज भेजेगी आपको जाना पड़ेगा। तो ऐसी कोई बंदिश नहीं है एज ऑफ नाउ, बट हाँ अभी तक कोई टेरिटोरियल आर्मी यूनिट बाहर फॉरेन मिशन पे तो नहीं गई है, अदर देन वो श्रीलंका वाला जो ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन पवन, उसमें एक यूनिट को एयरलिफ्ट करके भेजा गया था ज़रूर। गवर्नमेंट अकोमोडेशन, यस, दिस इज एट पार विद द रेगुलर आर्मी, जहाँ उनको कैंप में घर मिलेगा आपको भी मिलेगा, राशन भी बराबर है, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं है। रेजिमेंटेशन, यस, दिस इज़ वन प्लेस वेयर ऑफिसर्स के लिए क्या है, रेजिमेंटेशन पूरा ऑफिसर्स के लिए नहीं है टेरिटोरियल आर्मी में। अब क्या होगा कि आप बेसिकली लेट्स से इफ़ यू गेट कमीशन इनटू सिख रेजिमेंट, आप सिख रेजिमेंट में कमीशन होते हैं, 3 साल बाद आपकी पोस्टिंग आ जाएगी तो आप चले जाएंगे सिखलाई रेजिमेंट में, या फिर वहाँ से चले जाएंगे जाट रेजिमेंट में, वहाँ से चले जाएंगे कुमाऊं रेजिमेंट में। सो पूरी सर्विस के दौरान आप अपनी जो है अपनी रेजिमेंट्स चेंज करते रहेंगे, एक रेजिमेंट में नहीं रहेंगे। हाउ रेगुलर आर्मी और क्यों नहीं रहेंगे, बिकॉज बहुत ज़्यादा लिमिटेड यूनिट्स हैं, जैसे सिर्फ 39 इन्फेंट्री बटालियंस हैं। अब आपकी मान लीजिए जो आपकी सिखलाई रेजिमेंट है उसकी कितनी 2 या 3 यूनिट्स होंगी। अब आप क्या 2 या 3 यूनिट्स में ही घूमते रहोगे, तो ऐसा तो होगा नहीं ना, बिकॉज आपकी और जगह तो पोस्टिंग होनी नहीं है, तो पूरा टेन्योर वहीं काट दोगे तो नहीं कर सकते आप। पूरा टाइम आप फील्ड में भी रह सकते हैं, आपको पीस लोकेशन में भी आना है ना, वरना आप व्हाटएवर। सो इसलिए अभी तक रेजिमेंटेशन नहीं है, बट आई थिंक इस पे काम शायद चल रहा होगा एंड बहुत जल्दी शायद ये भी इंप्रूव हो जाएगा। रेगुलर आर्मी में क्या है, आप एक बार कमीशन हो गए जिस रेजिमेंट में, आप हमेशा उस रेजिमेंट का हिस्सा रहते हो, अनलेस एंड अनटिल आपने अपनी कोर ही चेंज कर लिया, आप पैरा में चले गए हो। आप आए तो भाई जाट रेजिमेंट में थे, लेकिन आप पैरा में चले गए या आप इंट कोर में चले गए, आपने अपनी कोर चेंज कर ली है, वो अलग चीज़ है। अदरवाइज आप you remain part of a regiment throughout, otherwise also remain affiliated to your regiment throughout your service। बाकी जितनी फैसिलिटीज़ होती हैं, ये क्लब मेंबरशिप एंड ऑल दैट, दिस इज एट पार विद द रेगुलर आर्मी, देयर इज नो डिफरेंस जेंटलमैन। और स्ट्रक्चर ऑफ टीए में घुसने से पहले, टीए में आने से पहले उसके स्ट्रक्चर को जानना बहुत ज़रूरी है, और उससे भी पहले आपको ये जानना ज़रूरी है दैट इंडियन आर्मी कंप्राइजेज ऑफ द रेगुलर आर्मी, टेरिटोरियल आर्मी एंड आर्मी रिजर्व। ये 3 चीज़ों को मिलकर इंडियन आर्मी बनती है। सो इंडियन आर्मी इज़ नॉट जस्ट द रेगुलर आर्मी, इंडियन आर्मी कंप्राइजेज ऑफ द रेगुलर आर्मी, टेरिटोरियल आर्मी एंड आर्मी रिजर्व। आर्मी रिजर्व क्या होता है? रेगुलर आर्मी आपको पता है, टेरिटोरियल आर्मी मैंने बता दिया। आर्मी रिजर्व क्या होता है? आर्मी रिजर्व वो होती है जो जवान पहले आ जाते हैं प्रीमेच्योर रिटायरमेंट के बाद, या जल्दी छोड़ के आ जाते हैं ऑफिसर्स, उनकी एक रिजर्व लायबिलिटी बच जाती है कि भाई अगले 5 साल तक आपको जब भी बुलाएंगे आपको आना पड़ेगा। सो उन लोगों को आर्मी रिजर्व में शामिल कर लेते हैं। सो दैट इज बेसिकली व्हाट द आर्मी रिजर्व इज। दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट यू कैन से, where it comes under the falls into the army headquarter. There is a directorate general, there's a director general of the territorial army, एक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसर होते हैं जो हेड करते हैं, जो लीड करते हैं, और देयर इज अ टीए डायरेक्टरेट इन दिल्ली जहाँ पे ये बैठते हैं, और दिस कम्स अंडर द आर्मी हेडक्वार्टर स्टेट, इट्स पार्ट ऑफ द आर्मी हेडक्वार्टर्स, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंडियन आर्मी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। उसके अंडर में आते हैं टीए ग्रुप हेडक्वार्टर्स, ये रिस्पेक्टिव कमांड हेडक्वार्टर्स के साथ में होते हैं टीए ग्रुप हेडक्वार्टर्स, जैसे वेस्टर्न कमांड, सेंट्रल कमांड, नॉर्दर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, सदर्न कमांड। ये जो 5 हेडक्वार्टर्स हैं, ये ग्रुप हेडक्वार्टर्स उनके साथ ही वहीं पे को लोकेटेड है, और इनके अंडर फिर आती हैं टीए यूनिट्स। नाउ द क्वेश्चन विच पीपल ऑफन आस्क मी, डज नेवी एंड एयर फोर्स हैव टीए? नो, दे डोंट हैव, ओनली आर्मी हैज़ द टीए राइट नाउ। टेरिटोरियल आर्मी सिर्फ अभी इंडियन आर्मी के पास ही है, इंडियन एयर फोर्स और इंडियन नेवी के पास में अभी टीए का कॉन्सेप्ट नहीं है, और ना भी शुरू भी नहीं किया गया। हाउ टू ज्वाइन एज एन ऑफिसर, आप कैसे ऑफिसर काडर में ज्वाइन कर सकते हो, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। व्हाट इज द प्रोसीजर टू ज्वाइन? सो 2 तरह की एंट्रीज होती है, मैंने आपको पहले बता दिया, डिपार्टमेंटल एंड नॉन डिपार्टमेंटल टीए। अब आपको इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, मैंने आपको क्लियर कर दिया कि डिपार्टमेंटल क्या होता है, नॉन डिपार्टमेंट। तो हम लोग फोकस करने वाले हैं, उसी की नोटिफिकेशन अभी निकली हुई है और उसी के बारे में हम लोग बात भी करेंगे। सो ये क्या होता है, सिविलियन कैंडिडेट्स एंड एक्स शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स और एक्स टीए ऑफिसर्स फॉर दैट मैटर, जिनकी भी एज 42 साल से कम है, लेस देन 42 ईयर्स ऑफ एज, एंड हु आर नॉट नॉन डिपार्टमेंटल टीए पे, डूइंग विद एनी ऑफ द डिपार्टमेंट रिलेटेड टू टीए कैन ज्वाइन नॉन डिपार्टमेंटल टीए ओनली। हाँ, अगर ये लोग अगर शॉर्ट सर्विस छोड़ने के बाद या टीए सर्विस छोड़ने के बाद ओएनजीसी में जॉब कर रहे हैं, या फिर ये लोग आईओसीएल या एचपीसीएल बीपीसीएल में जॉब कर रहे हैं, तो देन दे अगेन हैव दिस चांस ऑफ ज्वाइनिंग दी टीए थ्रू दैट डिपार्टमेंटल एंट्री, जो मैंने आपको पहले बताया था। अदरवाइज उनको वो लोग क्या कर सकते हैं, नॉन डिपार्टमेंटल टीए यूनिट्स को ही ज्वाइन कर सकते हैं। सो प्रोसीजर टू ज्वाइन क्या होता है, सिविलियन जो सिविलियन कैंडिडेट्स के लिए होता है प्रोसीजर टू ज्वाइन। अब वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दी शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स हियर और एक्स टीए ऑफिसर्स और एक्स शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं प्योरली सिविलियन कैंडिडेट्स के लिए। वो लोग कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, जिनके लिए अभी नोटिफिकेशन निकला है 2025 का।
सो एक रिटन एग्जाम होता है, ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम बोलते हैं उसको। एक दिस इज अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। पहले पैटर्न अलग होता था, पहले रिटन एग्जाम होता था, मतलब आप जाके पेपर देते थे, लिटरली फिजिकली आप जाके पेपर लिखते थे। अब ऐसा नहीं है, एक ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम होता है, दैट इज़ अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड देन इट इज़ फॉलोड बाय SSB इंटरव्यू। SSB आप सबको पता है, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, ये आप लोगों को पता ही है। SSB होता है, आपको वो क्वालिफाई करना है। वो क्वालिफाई करने के बाद में मेरिट लिस्ट है। मेरिट लिस्ट क्यों है? मेरिट लिस्ट भी पहले नहीं हुआ करती थी, अब मेरिट लिस्ट है क्योंकि अब लिमिटेड वैकेंसीज आती है। नाउ इन दिस करंट नोटिफिकेशन जिसके लिए फॉर्म निकले उसमें सिर्फ 19 वैकेंसीज हैं, 18 फॉर मेल कैंडिडेट्स एंड 1 फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। सो अब क्योंकि वैकेंसीज लिमिटेड है इसलिए अब मेरिट बनने लग गई है। देन उसके बाद में एक मेडिकल होता है, आपने मेडिकल भी पास कर लिया तो देन इट इज फॉलोड बाय पुलिस वेरिफिकेशन एंड देन यू गो फॉर ट्रेनिंग। हाउ टू अप्लाई? सो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स आर अवेलेबल एट indianarmy.nic.in। जेंटलमैन, पहले टेरिटोरियल आर्मी की एक वेबसाइट होती थी, jointerritorialarmy.nic.in करके एक वेबसाइट पहले होती थी जो अब काम नहीं कर रही है। अब सिर्फ आपको जो भी अप्लाई करना है, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको indianarmy.nic.in पे ही मिलेगी। मैं आपको वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। सो दिस इज़ द वेबसाइट, इफ़ यू कैन सी। आपने यहाँ पे जाना है indianarmy.nic.in पे, और यहाँ पे जाके आपने ये जो यहाँ पे चल रहे हैं नोटिफिकेशंस, यहाँ पे आपने जाना है, इस पर क्लिक कीजिए, जॉइन टेरिटोरियल आर्मी एज एन ऑफिसर। यू रीच हियर, जॉइन टेरिटोरियल आर्मी एज एन ऑफिसर। यहाँ पे आप पहुँच जाएंगे, ये पेज ओपन हो जाएगा, टेरिटोरियल आर्मी कमीशनिंग ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम 2025। ये करेक्ट साइट है, आपको इसी के थ्रू अप्लाई करना है। थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस इन योर ओन टाइम। आपको पहले इसमें रजिस्टर करना होगा। कैंडिडेट हैज़ टू फिल द डिटेल्स टू रिसीव द यूज़र आईडी एंड पासवर्ड। आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड चाहिए, इसको अप्लाई करने के लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, वो आप कर लीजिएगा एंड जस्ट गो थ्रू इट। कैंडिडेट कैन लॉग इन विद द यूज़र आईडी एंड पासवर्ड टू कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर टेरिटोरियल आर्मी, राइट। सो यू हैव टू गेट दिस यूज़र आईडी एंड पासवर्ड, आपको ये लेना है, तो आप रजिस्टर कर लीजिएगा अपने टाइम पे। प्लीज़ प्रोवाइड देम विद द करेक्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, बिकॉज ये एक बार छप गया तो छप गया। अब हम थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट में नज़र डालते हैं। दिस इज़ द एडवर्टाइजमेंट, ओके। आप लोगों ने अभी तक ये देख लिया होगा एंड आई एम श्योर आपने और से पढ़ भी लिया होगा। यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पार्ट टाइम कमिटमेंट एंड नॉट अ फुल टाइम करियर। साफ साफ दिया हुआ है भैया, पार्ट टाइम कमिटमेंट है, नॉट अ फुल टाइम करियर, सो दैट नोबडी कैन क्लेम। एडवर्टाइजमेंट में ही क्लियर कर दिया गया कि भाई अप्लाई तो कर रहे हो बट इट्स अ पार्ट टाइम कॉन्सेप्ट, इट्स नॉट अ फुल टाइम करियर। कल को आप कोर्ट में मत चले जाना कि भाई हमको तो घर भेज दिया। टेरिटोरियल आर्मी कमीशन ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम 2025। डेट ऑफ ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम इज 20 जुलाई 2025। यू कैन सी सबमिशन ऑफ एप्लीकेशंस 12 मई 2025 से 10 जून 2025। अभी भी टाइम है बट फिर भी जितना जल्दी करोगे उतना अच्छा है। ऑफिशियल वेबसाइट जैसे कि मैंने आपको बताया, इट इज़ www.indianarmy.nic.in। इसी साइट के थ्रू ही आपको अप्लाई करना है प्लीज़। इसके अलावा मैं दोबारा बताना चाहूँगा, इंडियन आर्मी की, टेरिटोरियल आर्मी की और कोई वेबसाइट नहीं है। एक ये साइट मेरे को दिखी थी, यहाँ पे मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, टेरिटोरियल आर्मी, ये वाली। भाई साहब, ये साइट टेरिटोरियल आर्मी की नहीं है, प्लीज़। दिस इज़ नॉट द ऑफिशियल साइट। टेरिटोरियल आर्मी हैज़ नो ऑफिशियल वेबसाइट। आप देखो, ये किताबें बेच रहे हैं, दे आर सेलिंग बुक्स, ऑल्दो दे आर गिविंग यू गुड इन्फॉर्मेशन अबाउट टी। आपको ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, बट फेसबुक पे भी है, इंडियन आर्मी फेसबुक पे है ही नहीं। ये ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है। और इन्होंने जो लिंक्स दिए हुए हैं यहाँ पे, जब आप जाएंगे जॉइन टेरिटोरियल आप यहाँ पे करेंगे तो आप वहीं पहुँचेंगे जहाँ आप यहाँ से पहुँचेंगे, बट देन स्टिल दिस इज़ नॉट द ऑफिशियल वेबसाइट, राइट। सो ये नहीं है। आप देखो, रिफंड एंड कैंसिलेशन पॉलिसी, क्या रिफंड करना है? फौज थोड़ी कुछ खरीद रही बेच रही है, शिपिंग एंड डिलीवरी। सो दिस इज़ नॉट द ऑफिशियल वेबसाइट, प्लीज़ स्टॉप रेफरिंग टू इट एज ऑफिशियल वेबसाइट। टेरिटोरियल आर्मी हैज़ नो ऑफिशियल वेबसाइट। Okay, coming back to the topic. Candidates are required to apply online at www.indianarmy.nic.in only. साफ साफ लिखा हुआ है। No other mode is allowed for submission of application. Please go through this. इंडियन आर्मी वाली साइट के ही जैसे मैंने अभी बताया आपको प्रोसीजर, वैसे ही कीजिएगा। Okay, applications are invited from gainfully employed citizens for an opportunity of donning the uniform and serving the nation as Territorial Army officers, based on the concept of enabling motivated young citizens to serve in a military environment without having to sacrifice their primary profession. Without having to sacrifice their primary profession. आपको नहीं छोड़ना है भैया। इसमें एक वर्ड है gainfully employed. Gainfully employed citizens, क्या मतलब है इसका? Territorial Army wants you to be gainfully employed before you even apply for it.
एज देव सेड दैट इट्स अ पार्ट टाइम कमिटमेंट। कल को आप इसमें एनरोल हो गए, आपने ट्रेनिंग कर ली, यूनिट ज्वाइन कर ली, वर्दी भी पहन ली, रैंक भी लग गया, तनख्वाह भी मिल गई, अब आपको ये 2 महीने बाद बोलेंगे भैया अब आपकी जरूरत नहीं, आप घर जाइए, आप अगले साल फिर से 2 महीने कैंप के लिए आइएगा। आप तो खड़े हो जाओगे कि भैया अब मैं कहाँ जाऊँ, मेरी तो नौकरी लगी है, सरकारी नौकरी है, मैं तो नहीं जा रहा, मैं क्या करूँगा, क्या खाऊंगा। So that is why regular force, and it's not a regular employment, it's a part-time commitment. That is why they are asking for only gainfully employed citizens. अब gainfully आप कुछ भी हो सकते हैं, आपका अपना बिजनेस हो सकता है, आप नौकरी कर सकते हैं, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, कैसी भी। So इसलिए ये लोग मांग रहे हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। There are a total of 19 vacancies, 18 male, 1 female. The final selection shall be made in the order of merit up to the number of vacancies available, right? वैकेंसीज आर सब्जेक्ट टू चेंज एज पर ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट। ये इसको चेंज भी कर सकते हैं, आप इसमें क्लेम नहीं कर सकते आज 19 से कल 20 हो जाएंगी और 19 से 15 हो जाएंगी। कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी, नेशनैलिटी ओनली सिटीजन्स ऑफ इंडिया, मेल एंड फीमेल। एज लिमिट एज आई सेड 18 to 42 ईयर्स, काफ़ी ज़्यादा आपके पास में एज है अगर आपकी एज 42 साल से कम है तो। आई मीन दैट यू शुड नॉट बी मोर देन 42 ईयर्स ऑन 10 June 25। Education qualifications, graduate from any recognized university graduate. Physical standards, a candidate must be physically and medically fit in all respects. आपका medical होगा, physical exam नहीं होता, don't worry, officer selection में कोई physical exam नहीं, कोई दौड़ भाग नहीं है, आपको वो दौड़ वोड़ नहीं लगानी है, आपका medical exam होगा, you should be medically fit. Employment, gainfully employed, that we've already covered. Serving member of regular army, navy, air force, police, GREF यानी कि जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स एंड लाइक फोर्सेज नॉट एलिजिबल। क्यों एलिजिबल नहीं है? बिकॉज यू कांट बी पार्ट ऑफ 2 फोर्सेज एट द सेम टाइम। आप आर्मी में यहाँ पे जेसीओ है, वहाँ पे आप कर्नल है। सो सर्विंग मेंबर ऑफ द रेगुलर आर्मी, नेवी, एयर फोर्स, पुलिस, ग्रेफ इज जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स, पैरामिलिट्री, CRPF, BSF, ITBPF एंड लाइक फोर्सेज आर नॉट एलिजिबल। आप एक साथ दो फोर्सेज में नहीं हो सकते ना भैया। यहाँ पे आप भैया BSF में सब इंस्पेक्टर हो और यहाँ पे आप लेफ्टिनेंट हो, तो इसलिए ये लोग लागू नहीं, इनको लागू नहीं। आपको अगर ज्वाइन करनी है तो आप पहले यहाँ से रिज़ाइन कीजिए और रिज़ाइन करने के बाद में आप फिर एग्ज़ाम दीजिए और आ जाइए। नो डेट ऑफ ऑनलाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम 20 जुलाई 2025 टेंटेटिवली। इसमें भी इन्होंने लिखा भी, हम इसको चेंज कर सकते हैं। द डेट ऑफ होल्डिंग द एग्जामिनेशन इज मेंशन्ड अबव इज लायबल टू बी चेंज इन डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। चेंज कर सकते हैं इसको। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, दी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशंस कैन बी फिल्ड फ्रॉम 12 मई 10 बजे से लेकर 10 जून 2025। ऑलरेडी खुल चुका है ये, आप प्लीज़ जल्दी से जल्दी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर दीजिए। सेंटर्स इन्होंने लिखा हुआ है, एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड पैन इंडिया, लिस्ट इज गिवन इन दी वेबसाइट, प्लीज़ डू चेक द लिस्ट। आप लिस्ट चेक कर लीजिए और सेंटर्स देख लीजिए, आपका जो भी नज़दीक पड़ता है, जो भी सेंटर आप भरना चाहते हैं आप भर दीजिए अपने हिसाब से। नाउ इंडियन टेरिटोरियल आर्मी डायरेक्टरेट हैज़ द राइट टू कंडक्ट द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट at all the cities or any of the cities depending upon number of the candidates applied and other compulsions। तो टीए ना पहले थोड़ा सा जो उसके एग्ज़ाम लेने का तरीका था या फिर उसका ऑफिसर्स को लेने का सिलेक्ट करने का तरीका था, थोड़ा सा पहले अलग था, थोड़ा सा पहले ओल्ड स्कूल टाइप था। तो अब उन्होंने काफ़ी रिफाइन किया। तो उसमें क्या होता था, काफ़ी सारे लोग जो है वो कोर्ट में चले जाते थे, काफ़ी सारे लोग RTI डाल देते थे, काफ़ी सारे लोग चिट्ठियाँ लिख देते थे, फ़ोन करने लग जाते थे, तंग करने लग जाते थे। तो अभी उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें रिफाइन की हैं और उसके बाद में उन्होंने काफ़ी चीज़ों को यहीं पे क्लियर कर दिया टूरिज्म में, कल को कोई प्रॉब्लम ना हो। नाउ स्टैंडर्ड एंड सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन, 2 घंटे का पेपर है, 100 नंबर का पेपर है। इसमें पहला जो है पार्ट 1 रीजनिंग का होगा, दूसरा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, तीसरा जनरल नॉलेज और चौथा इंग्लिश। इतना टफ पेपर नहीं है, इट्स अ सिंपल पेपर। फिर भी काफ़ी कम लोग इसको पास कर पाते हैं। मोर ओवर सिंस थोड़ी एज इसमें ज़्यादा होती है तो आपका टच पढ़ाई से छूट जाता है, तो आपको दोबारा इसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। बाकी आप यहाँ पे डिटेल में आप पढ़ सकते हैं कि क्या क्या है, रीजनिंग में क्या क्या आएगा। जैसे कह रहे हैं द क्वेश्चन पेपर विल बी डिजाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट्स एबिलिटी टू complete sequences, making logical conclusions based on simple pattern of numbers, statements, figures, letters, etc. as may be expected of a rational thinking person without any special study of the subject. So, आप एक रीजनिंग की बुक ले लीजिए, उसको आप पढ़ लीजिए, जो भी अभी नॉर्मल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की होती है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आपने 10 तक तो पढ़ी होगी, तो ये सब उसका सब्जेक्ट है। हम सबको अगर मैं पढ़ने लगा तो काफ़ी टाइम, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, विच आई डोंट वांट। ट्रिग्नोमेट्री ऑफ कोर्स, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैट्स हैं, जीके है, जनरल नॉलेज, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसको मेरे ख्याल से सबसे आसान जीके होना चाहिए। जीके एंड रीजनिंग बोथ आर वेरी सिंपल, पढ़ लीजिए, उतना ज़्यादा टफ एग्ज़ाम नहीं है, ज़्यादा छटाई SSB में होती है। इंग्लिश ऑब्वियसली आई एम श्योर इंग्लिश का पेपर आप लोग क्लियर कर ही लेंगे। नाउ कैंडिडेट्स टू इंश्योर द एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जाम, कैंडिडेट्स नाउ पैरा 9
कैंडिडेट्स टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जामिनेशन। आपको अपनी एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन के लिए इंश्योर करनी है, जो इन्होंने बताया आपको ऊपर पूरा कि भाई आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, आपकी एज इतनी होनी चाहिए, आप गेनफुल एम्प्लॉयड होने चाहिए, आप ग्रेजुएट होने चाहिए, ये सब आपको बताना है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, द कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द एग्जामिनेशन शुड इंश्योर दैट दे फुलफिल ऑल एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर एडमिशन टू द एग्जामिनेशन। देयर एडमिशन एट ऑल द स्टेजेस ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी प्योरली प्रोविजनल सब्जेक्ट टू सेटिस्फाइंग द प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी कंडीशन। सिर्फ एडमिशन सर्टिफिकेट के बेस पे आप इट डजंट इम्प्लाई दैट हिज कैंडिडेचर हैज बीन फाइनली क्लियर्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास में एडमिट कार्ड है तो ऐसा कोई नहीं है कि आप वहाँ पे जाके सारे सर्टिफिकेट लेके जाओगे, भाई मैं ये हूँ वो हूँ। आप एडमिट कार्ड लेके जाइए, अपना आधार कार्ड वगैरह जो भी है वो लेके जाइए और आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, आप बैठ सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन आपका कैंडिडेचर प्रोविजनल ही रहेगा जब तक आप ये साबित नहीं करते कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैच करते हैं बाय लेटर ऑन। और वो आपका इंटरव्यू में चेक होता है, जब आप एसएसबी के लिए जाते हैं वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट सारे के सारे चेक होंगे एंड वहाँ से आपको वापस भेजा जा सकता है अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच नहीं करते हैं। तो सो प्लीज़, फौज बड़ी सीरियस होती है सारी चीज़ों में यार। सो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है, ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैच करते हैं तो ही आप इसमें अपेयर हो, वरना अपना टाइम वेस्ट ना करें प्लीज़। अदरवाइज दे विल नॉट इवन थिंक ट्वाइस टू सेंड यू बैक फ्रॉम द एसएसबी। एग्जाम ड्यूरेशन जैसा कि हमने बताया 2 घंटे का है। इट्स अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर के थ्रू होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स द टेरिटोरियल आर्मी डायरेक्टरेट, जो मैंने बताया टेरिटोरियल आर्मी डायरेक्टरेट टी डायरेक्टरेट DGT है, वो दिल्ली में जो है, हैव डिस्क्रिप्शन टू फिक्स क्वालिफाइंग मार्क्स इन एनी और ऑल ऑफ द सब्जेक्ट्स ऑफ द एग्जामिनेशन। पेनल्टी क्या है, रॉन्ग आंसर्स के लिए 0.33% नेगेटिव मार्किंग है भैया, तो सोच समझ के आंसर लिखिएगा, बिकॉज आता है तो लिखिए, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट लूजिंग ऑन मार्क्स। ओके, हाउ टू अप्लाई, एज आई ऑलरेडी सेड, ये फॉर्म है इंडियन आर्म फोर्सेस TA9 रिवाइज पार्ट 1 जो आपको यहाँ पे मिलेगा। रजिस्टर करने के बाद में आप उसे फिलअप कीजिए और सिर्फ इसी वेबसाइट के थ्रू फिलअप कीजिए तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये इंस्ट्रक्शंस हैं, प्लीज़ गो थ्रू दीज इंस्ट्रक्शंस इन योर ओन टाइम। मैं इसका लिंक आपको, इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्लीज़ गो थ्रू दिस इन योर ओन टाइम। नाउ दिस इज इन पैरा 24 इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। उससे पहले अब हम यहाँ चलते हैं, तरह 16 पे थे हम, पैरा 16 पे, अब 17 पे आ जाइए। एडमिट कार्ड ऑनलाइन, एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा, इट विल बी मेड अवेलेबल ऑनलाइन फॉर being downloaded by the candidates। आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। एडमिट कार्ड shall depict the photograph and scanned signature of the candidate, date of birth, date, time of examination and also name and address of examination center. In addition, email and SMS alert will also be sent to the candidate. हेल्पलाइन नंबर भी इन्होंने दिए हुए हैं। ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट, ये भी ठीक है, आप इनको मेल कर सकते हैं। और सिलेक्शन प्रोसीजर ही मैंने आपको इसको थोड़ा सा जान लेते हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। तो जिनका आपका एप्लीकेशन फॉर्म्स आर फाउंड करेक्ट एंड आर डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल इन दी ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम, अगर आपने ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम अगर आपने पास कर लिया है, ठीक है, तो आपको इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट के लिए सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में भेजा जाएगा, एसएसबी के लिए भेजा जाएगा। एसएसबी के 3 ही सेंटर है, आपको पता है, इलाहाबाद, भोपाल एंड बैंगलोर, 3 जगह हैं। आपको इन 3 जगह में से एक जगह पे भेजा जाएगा इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट के लिए। 2-stage selection procedure based on psychological aptitude test and intelligence test has been introduced at service selection boards. All the candidates will be put to stage 1 test on first day and reporting at the selection centers. एक पहले स्क्रीनिंग होती है, वो वैसी भी होती है, ऐसी भी होती है। एसएसबी सेम है, आपका भी उनका भी सबका। एसएसबी में कोई रियायत नहीं है, ठीक है। एसएसबी का प्रोसीजर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। सो बात की बात है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, only those candidates who qualify at stage 1 will be admitted to the second stage remaining tests, and all those who fail to pass stage 1 will be returned. आप स्क्रीनिंग में फेल हो गए, आपको बाहर निकाल देंगे, ठीक है, आपको घर वापस भेज दिया जाएगा। The male and female candidates will be placed in separate order of merit on the basis of the total marks secured by them in the online entrance examination एंड इन दी एसएसबी टेस्ट। क्या मतलब है इसका, मतलब 18 वैकेंसी मेल के लिए, तो जो मेल कैंडिडेट्स की जो मेरिट बनेगी वो 18 वैकेंसी के बेसिस पे बनेगी। तो फीमेल कैंडिडेट्स की जो मेरिट बनेगी वो 1 वैकेंसी के बेसिस पे बनेगी। सिंपल यही मतलब है इसका। 6 months एम्बॉडीमेंट फॉर ट्रेनिंग, 6 months प्री कमीशन ट्रेनिंग एज प्रोवाइडेड इन टीए रूल सो बेसिकली आपको क्या होगा, 6 महीने की प्री कमीशन ट्रेनिंग होगी आपको OTA चेन्नई में। प्री कमीशन ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, कमीशनिंग से पहले की ट्रेनिंग, जैसे नॉर्मल रेगुलर आर्मी में जाते हैं, जो IMA में जाते हैं, जो GCs होते हैं, जेंटलमैन कैडेट, पहले ट्रेनिंग करते हैं, फिर उनकी पासिंग आउट होती है, फिर वो कमीशन होते हैं, राइट। सो सिमिलरली आप भी उसी तरह से पहले आप ट्रेनिंग लेंगे OTA चेन्नई में 6 महीने की, उसके बाद ही आपको कमीशन मिलेगा एज अ लेफ्टिनेंट, ठीक है। दिस इज व्हाट प्री कमीशन ट्रेनिंग मींस। पहले क्या होता था, पहले पोस्ट कमीशन ट्रेनिंग होती थी। पहले आप TMA SSB आपने क्लियर कर ली, रिटन क्लियर कर लिया, SSB क्लियर कर ली, मेडिकल क्लियर कर लिया, सीधा आप यूनिट आ गए
और यूनिट आने के बाद में आपको सीधा जिस दिन से आपने ज्वाइन किया वो आपकी डेट ऑफ सीनियरिटी होगी और उस दिन से आपको कमीशन मिल गया और उसके बाद आप IIM में जाते थे ट्रेनिंग करने के लिए, तो उसको बोलते थे पोस्ट कमीशन ट्रेनिंग। हाउएवर काफ़ी बड़ा बदलाव है यहाँ पे। तो 6 महीने की आपकी प्री कमीशन ट्रेनिंग होगी OTA चेन्नई में, ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई में। उसके बाद में एक बार आप कमीशन हो गए उसके बाद आप हर साल 2 महीने के लिए एनुअल ट्रेनिंग कैंप पे जा सकते हैं, या फिर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो आपकी यूनिट पे डिपेंड करता है जिस तरह की रिक्वायरमेंट। टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस, एज आई हैव सेड, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट फिर भी टेरिटोरियल आर्मी इज पार्ट टाइम कॉन्सेप्ट विद मैंडेटरी 2 months ऑफ ट्रेनिंग इन अ ईयर। आपको हर साल 2 महीने के लिए आना ही आना। इट डज नॉट गारंटी फुल टाइम करियर। फुल टाइम करियर आपको कोई गारंटी नहीं कर रहा है, कोई गारंटी नहीं है कि आपको फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। कमीशन इज ग्रांटेड इन द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट, तो सबको पता है। पे एंड अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस विल बी सेम एज रेगुलर आर्मी ऑफिसर्स व्हेन एम्बॉडीड फॉर ट्रेनिंग एंड मिलिट्री सर्विस। जब भी आप एम्बॉडीड होंगे, जब भी आप मिलिट्री सर्विस पे होंगे, तो आपको जैसे मैंने पहले बताया जो तनख्वाह है और पे एंड पर्क्स है वो एट पार करती रहेगी। लेफ्टिनेंट कर्नल तक की प्रमोशन जो है वो आपके टाइम स्केल है। टाइम स्केल का मतलब ये होता है कि TA में मेरे ख्याल से 15 साल में लेफ्टिनेंट कर्नल बनते हैं, तो 15 साल पूरे होते ही आप लेफ्टिनेंट कर्नल बन जाएंगे। उसके कुछ प्रमोशनल एग्जाम्स होते हैं जो बीच में आपको क्लियर करने टाइम के साथ साथ वो ज़्यादा मुश्किल नहीं होते। वो इंटरनल एग्जाम होते हैं आर्मी के, वो आप क्लियर कर लोगे और उसके बाद आपको टाइमली प्रमोशन मिलता रहेगा। आप लेफ्टिनेंट कर्नल तक तो टाइम स्केल से बन जाओगे। उसके बाद में कर्नल और ब्रिगेडियर आप सिलेक्शन से बनोगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन होता है, बट ये बात की बात है, पहले तो घुसना जरूरी है। Officers commissioned in the territorial army may be called out for military service for longer duration depending upon requirement. They are making things very clear at every stage. उन्होंने पहले ही बता दिया है कि भैया आप ऐसा मत सोच के आइएगा कि सिर्फ 2 महीने रहेंगे ना, 2 महीने के बाद में आप घर चले जाओगे। हो सकता है आपकी जरूरत ज़्यादा पड़ जाए और उसमें आपको बोला जाए कि आप अभी घर नहीं जा सकते और आपको और सर्विस करनी पड़ेगी, तो आपको करनी पड़ेगी। So that's why I'm saying, please, take a call, decide diligently before joining. Pay scale will not discuss, it's all same. Pay allowances में कोई फर्क नहीं, सब सेम है, ठीक है। ये कैंडिडेट टू क्वालिफाई इन ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम CBT आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल along with self attested copies at the time of SSB इंटरव्यू। जैसे कि मैंने बताया कि आपके डॉक्यूमेंट्स SSB इंटरव्यू में चेक होंगे। आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल्स आपको लेके जाने हैं, ओरिजिनल के साथ में सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज लेके जानी है SSB में। जो वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक नहीं निकलते दे माइट सेंड यू बैक ऑल्सो। एक तो एप्लीकेशन फॉर्म आपने लेके जाना है एक एप्लीकेशन फॉर्म टू बी डाउनलोडेड, ठीक है, and fill it up in their own handwriting. All education qualification certificates, metric onwards. Then a copy of the identity proof with photographs, voter ID, PAN card, passport, driving license, etc. Proof of residential address, of course, आधार कार्ड अगर आपके पास है आप लेके जा सकते हैं, वोटर ID कार्ड लेके जा सकते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ प्रूफ ऑफ एज, मेट्रिक का सर्टिफिकेट हो गया आपका, ठीक है, या आधार कार्ड हो गया आपका। Candidates whose names vary in documents should submit copy of Gazette notification of India state showing the correct name or an affidavit duly supported by the news certificate। आपने अगर नाम वाम में स्पेलिंग गलत है, सर्टिफिकेट में कुछ और है, वैसे कुछ और है, तो आप ये एक एफिडेविट बना के ले जा सकते हैं या न्यूज़पेपर की कटिंग अपने साथ रख सकते हैं, just to prove। It's not very tough, don't worry। If you are misleading them, then there is no problem। They will support you। Then is latest income proof from the appropriate authority, income tax revenue department। आप या तो अपना ITR लेके जाइए, इनकम प्रूफ आपको दिखाना पड़ेगा। भैया आप बोल रहे हो कि भैया मैं गेनफुली एम्प्लॉयड हूँ, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, मेरा अपना बिजनेस है, तो आप उनको ITR दिखाइए, कॉपी ऑफ द लेटेस्ट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल। आपने क्या ITR दिया है, आप कितना कमा रहे हैं, क्या कमा रहे हैं, वो आपको लेके जाना पड़ेगा। अगर आप किसान है, खेती करते हैं, तो आपको अपना फार्म की इनकम उनको शो करनी पड़ेगी। आपको एक एफिडेविट बना के ले जाना पड़ेगा कि भैया ये देखिए मैं एक फार्मर हूँ, मेरी इतनी इनकम है। अगर आप एम्प्लॉई हैं तो आपको अपनी सैलरी स्लिप लेके जानी पड़ेगी, आपको अपना ITR लेके जाना पड़ेगा और आपको अपना आप अपना इनकम स्टेट लेके जा सकते हैं, स्टेटमेंट लेके जा सकते हैं अपने एम्प्लॉयर से ड्यूटी सर्टिफाई करवा के कि भैया ये मेरी तनख्वाह है, मैं यहाँ काम करता हूँ। उसके साथ साथ आपको ये सर्टिफिकेट्स भी लेके जाने हैं। दीज आर वेरी मैंडेटरी सर्टिफिकेट्स। बिफोर दैट क्या लिखा हुआ है, सेल्फ एम्प्लॉयड कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड टू सबमिट एन एफिडेविट ऑफ नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर ऑफ मिनिमम वैल्यू ड्यूली अटेस्टेड stating nature of employment and annual income along with photocopy of PAN card and self-certified character certificate। So आप कहीं बच नहीं सकते, आपसे सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशन पहले ही मांगे। आपने बोला भाई मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, तो आप ये लेके जाइए एफिडेविट, ठीक है, पैन कार्ड की फोटोकॉपी के साथ में। सर्विस सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, कैंडिडेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है उनको एक सर्विस सर्टिफिकेट बनता है जिसमें आप बताते हो कि सो एंड सो इज एम्प्लॉयड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट एट सो एंड सो पोजीशन एट सो एंड सो डिपार्टमेंट। तो ये आपने लेके जाना है, उसमें आपका जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो उसको साइन कर सकता है उनसे आपने इसको साइन करवा देना है। फिर ये फॉर्मेट्स दिए हुए हैं, तो फॉलोइंग एप्लीकेबल सर्टिफिकेट बी कंपल्सरीली प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। ये सर्टिफिकेट्स आपने बनवा के लेके जाना है। करना क्या आपने, ये फॉर्मेट इन्होंने दिया हुआ है, इस फॉर्मेट को आपने एक A4 साइज पेपर को उतारना है, छापना है और जो भी आपके
ऑथराइज सिग्नेटरी है, उनसे आपने इसको साइन करवाना। लाइक दिस सर्टिफिकेट हैज टू बी रेंडर्ड बाय द कैंडिडेट्स एम्प्लॉयड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, स्टेट गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, ड्यूली ऑथेंटिकेटेड बाय हेड ऑफ द ऑफिस। सो हेड ऑफ द ऑफिस से आपको इस सर्टिफिकेट पे साइन करवा के ले जाना है कि भाई हमको कोई दिक्कत नहीं है, भाई ये नौकरी करेगा कहीं भी। तो दिस इज काइंड ऑफ, है ना। तो इसमें क्या कह रहा है, आई सर्टिफाई दैट श्री सो एंड सो, श्री श्रीमती कुमारी व्हाटएवर एम्प्लॉयड अंडर मी एज फॉर years, for last so and so years, and that his her character is good and he is recommended oblique not recommended for the grant of commission in TA, उसको टिक करके देंगे। It is also certified that श्री श्रीमती कुमारी dash will be made available for training of the embodiment of service of the territorial army as and when required। अब ये आपसे ना NOC मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं भाई? कल को आप मान लो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काम कर रहे हो, ठीक है, और अब आपका 2 महीने का कैंप आ गया, एनुअल ट्रेनिंग कैंप, आपको छुट्टी आ गई, भैया ये अपना कैंप कर लीजिए, कैंप शुरू होने वाला है। अब आपके बैंक के मैनेजर ने बोल दिया भाई मैं नहीं छोड़ रहा आपको, आप नहीं जा सकते, मैं तो नहीं छोड़ूंगा आपको, ठीक है। तब आप क्या करोगे? फौज यहाँ से बोलेगी आपको कि आओ, आना पड़ेगा, फिर आप फंस जाओगे बीच में। सो दैट इज व्हाई दे आर टेकिंग NOC। आपसे पहले NOC ले रहे हैं कि आप अपने एम्प्लॉयर को बाद में दिखा सकते हो भाई आपने मेरे को NOC दे रखी है, मैं तो जाऊँगा, आई विल गो। इसमें क्या होता है भाई, आपको ना 2 जगह से तनख्वाह नहीं मिलेगी, आपको एक ही जगह से मिलेगी एक बार। सरकारी तनख्वाह 2 बार नहीं, आप अगर वहाँ तनख्वाह ले रहे हो तो यहाँ नहीं मिलेगी, यहाँ तनख्वाह ले रहे तो वहाँ नहीं मिलेगी। सो ये NOC आपको सबमिट करनी है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो ये NOC आपने सबमिट करनी है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो ये NOC आपने सबमिट करनी है, ठीक है। कल को कोई भी आपको रोक सकता है भाई, आप मान लो किसी होटल में काम कर रहे हो, यू मे बी, और लेट्स से यू आर वर्किंग विद सम कॉर्पोरेट कंपनी, आप किसी कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो और आप वहाँ पे यू आर अ मैनेजर और समबडी, एंड टुमारो योर सीनियर मैनेजर सेज और योर AGM सेज कि भैया नहीं मैं तो आपको नहीं छोड़ रहा, आप नहीं जा सकते, यू कांट गो, यू गो नेक्स्ट मंथ, बट यू हैव टू गो नाउ बिकॉज द कैंप इज स्टार्टिंग। So what will you do? Well, there are ways to manage it also. फौज में सब हो जाता है, मैनेज हो जाती हैं चीज़ें, ऐसा नहीं है। You can extend it also little bit, but then again this NOC is there so that nobody can refuse to you later on. So you have to take this certificate. तो यहाँ से आपने सीधा इस फॉर्मेट को कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद में सीधा आपने इसको A4 पे छापना है, साइन करवाने, ऑथराइज सिग्नेचर से लेके जाना है। So this is about this notification gentlemen, आप इसको डिटेल में पढ़ लीजिए, मैं आपको बता चुका हूँ, साइड भी बता चुका हूँ, दिखा चुका हूँ, और ये इंस्ट्रक्शंस हैं, आप क्लिक करेंगे आपको इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। ये पूरी इंस्ट्रक्शन से हम ये सारी पढ़ने लग जाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। डिटेल जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, यू कीप ऑन क्लिकिंग, यू गेट एवरीथिंग हियर। रजिस्टर आप यहाँ पे लॉगिन क्लिक कीजिए रजिस्टर करने के लिए, तो आप यहाँ पे अपना आराम से रजिस्टर कर लीजिए, और लॉगिन ID और यूज़र ID एंड पासवर्ड आपके पास में होना चाहिए। सो दिस इज हाउ यू हैव टू रजिस्टर, डू दैट, आई एम नॉट डूइंग इट, प्लीज डू इट इन योर ओन टाइम। स्टार्टिंग डेट देव ऑलरेडी सेट 12 मई 25, लास्ट डेट 10 जून 25, ठीक है जी। 11:55 टाइम भी दिया हुआ है, 12 बजे से पहले आपको 10 जून से पहले सबमिट करना है इसको। तो सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा, एंड उसके बाद में आप सबमिट कर सकते हैं। सो वी आई थिंक डिस्कस्ड एवरीथिंग अबाउट दिस। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक हाउ टू अप्लाई, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। As I've said, serving member of the Army, Navy, Air Force, Police, GREF, paramilitary and like forces are not eligible. Why not eligible? ये भी मैंने आपको बता दिया कि भाई you cannot be a part of 2 forces at the same time. हाँ, ये मैंने ये डाला है जानबूझ के। दिस इज पार्चमेंट सर्टिफिकेट। जब आप कमीशन होते हो तो आपको सर्टिफिकेट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिलता है, बिकॉज इट इज़ अ प्रेसिडेंट्स कमीशन। इंडियन आर्म फोर्सेज में जो कमीशन होता है, जो ऑफिसर्स होते हैं, उनका जो कमीशन होता है उसको बोलते हैं प्रेसिडेंट्स कमीशन। मैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में भी हाल फिलहाल में देख रहा था, लोगों ने लिखा हुआ है क्या, कुछ लोगों ने TA आर्मी लिखा हुआ था, मैंने बताया था, वहाँ पे लिखा था टेरिटोरियल आर्मी में ऑफिसर्स की भर्ती। ऑफिसर्स भर्ती नहीं होते यार, ऑफिसर्स आर कमीशन्ड, दे आर सिलेक्टेड। ऑफिसर्स का सिलेक्शन होता है, भर्ती नहीं होते हैं। रीडिंग है, ऑफिसर्स का सिलेक्शन होता है, दे आर कमीशन्ड। ऑफिसर्स की भर्ती, और एक भाई साहब ने तो वीडियो बना रखा है TV के ऊपर, काफ़ी व्यूज़ भी मैं देख रहा था, उसमें आ रखे हैं कि बिना दौड़े ऑफिसर्स की भर्ती या बिना दौड़े फौज में भर्ती। मतलब आप कुछ भी बना रहे हो, यू डोंट नो व्हाट इट इज, यू जस्ट मेकिंग अ वीडियो, आई मीन यू जस्ट यू नो स्प्रेडिंग वेरी मिस इन्फॉर्मेशन। सो आई वांट टू मेक इट क्लियर, इट्स अ प्रेसिडेंट्स कमीशन जेंटलमैन। ऑफिसर्स इन द आर्म फोर्सेज आर कमीशन्ड, नॉट रिक्रूटेड। भर्ती नहीं किया जाता, ऑफिसर्स को सिलेक्ट किया जाता है, कमीशन किया जाता है, ठीक है। इस तरह का सर्टिफिकेट आपको मिलता है प्रेसिडेंट की तरफ से। इट्स अ प्रेसिडेंट कमीशन। यू आर अ ग्रुप A ऑफिसर, आप ग्रुप A क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर होते हो, गेजेट नोटिफिकेशन में नाम आता है आपका, ठीक है। और जब भी आपका प्रमोशन होता रहता है, आप लेफ्टिनेंट से कैप्टन बनेंगे, मेजर बनेंगे, लेफ्टिनेंट कर्नल बनेंगे, तो वो गेजेट नोटिफिकेशन में आपका रैंक भी अपडेट होता जाता है। सो भर्ती नहीं होता है। प्लीज़ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल दी सोशल मीडिया पीपल हु आर राइटिंग भर्ती, ऑफिसर्स की भर्ती, आई मीन ऑफिसर्स की भर्ती नहीं होती है यार। IPS की भर्ती होती है? नो राइट, IPS की भर्ती नहीं होती है। सो IPS ऑफिसर इज ऑल्सो ग्रुप A ऑफिसर,
IAS officer is also a Group A officer. An army officer is also a Group A officer. A territorial army officer is also a Group A officer. So you're a Group A officer. अगर उनकी भर्ती नहीं होती तो आपकी भर्ती कहाँ से होगी? अरे आप SSB जा रहे हो, you're going to SSB, you're qualifying the SSB, qualifying written examination. चाहे written examination आपका उतना ज़्यादा tough नहीं है, ठीक है, चाहे बहुत आसान है. You're qualifying SSB. You're taking the, you're getting trained in one of the finest academies of the world. आप इंडियन मिलिट्री अकेडमी या फिर OTA ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी में आप ट्रेनिंग लेने के बाद में कमीशन हो रहे हो फौज में, आप फिर भर्ती हो रहे हो. कम ऑन यार, लिखने से पहले कुछ तो सोचो. एनीवेज, सो ट्रेनिंग मैंने आपको बता दिया है. 6 months ऑफ प्री कमीशन ट्रेनिंग एट OTA चेन्नई, 2 months ऑफ ATC एवरी ईयर इन द यूनिट इटसेल्फ, राइट. व्हाट आफ्टर द ट्रेनिंग? ट्रेनिंग के बाद क्या होता है? ट्रेनिंग के बाद आपकी नॉर्मल लाइफ शुरू हो जाती है. यू जॉइन द यूनिट, ठीक है, आप यूनिट में चले जाते हो. यूनिट का रेगुलर रूटीन होता है, जो भी यूनिट का रूटीन होता है वो करते हो. यू आर बीइंग ग्रूम्ड फर्दर. आपको आपके सीनियर्स वगैरह आपको ग्रूम करते हैं, आपको सिखाते हैं. देयर इज फर्दर ट्रेनिंग, PT, परेड, ये सब चलता रहता है. बेसिक मैंडेटरी कोर्सेज होते हैं, जैसे यंग ऑफिसर्स कोर्स हो गया, ठीक है, और भी एडिशनल कोर्सेज, और भी बहुत सारे कोर्सेज आते रहते हैं. तो आपका जो कमांडिंग ऑफिसर होगा जो वो आपको समय समय पे बताते रहेंगे आपको कि आप ये कोर्सेज कीजिए, यू शुड गो फॉर दीज कोर्सेज. इफ यू हैव टाइम, व्हाई नॉट, यू मस्ट गो एंड डू ऑल दीज कोर्सेज, एडिशनल कोर्सेज जब आप चाहते हैं. तो नॉर्मल रूटीन शुरू हो जाता है आपका, नॉर्मल यूनिट लाइफ शुरू हो जाती है. एंड ग्रेजुअली यू बिकम अ पार्ट ऑफ इट, यू स्टार्ट एंजॉइंग इट. टर्म्स ऑफ सर्विस मैंने आपको बता दिया, पार्ट टाइम इज 2 months ऑफ ATC इन अ ईयर. सीनियरिटी विल बी मेंटेन फॉर प्रमोशन. मतलब आप 2 महीने के लिए आओगे तो आपका 1 साल काउंट होगा. पेंशन के लिए नहीं, पेंशन के लिए नहीं बोल रहा मैं, पेंशन के लिए नहीं, पे के लिए भी. पे के लिए आपको पे उन 2 महीने की मिलेगी, लेकिन आपकी प्रमोशनल सीनियरिटी के लिए आपका वो 2 महीने 1 साल के लिए काउंट होंगे. लाइक अगर आप 2 महीने इस साल आए, 2 महीने अगले साल आए, 2 महीने अगले साल आए और 2 महीने अगले साल आए, तो अब 4 साल आपने कंप्लीट कर ली ट्रेनिंग. 4 कैंप आपने कर लिए हर साल में 2-2 महीने के, 4 साल हो गए. तो आप यू विल बिकम अ कैप्टन. एग्जेम्पशंस हैं, मतलब आप मान लीजिए आपको US भेज दिया आपकी कंपनी ने, ठीक है जी, अब आप अगले साल नहीं आ पा रहे, तो आप एग्जेम्पशन ले सकते हैं. उसका भी तरीका है, देयर इज अ प्रोसीजर फॉर इट. जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली पता लग जाएगी. अभी हमने क्यों उसके बारे में बात करनी है. तो आप एग्जेम्पशन भी ले सकते हैं अलग अलग अथॉरिटी से अलग अलग टाइम पे, कि मैं इस टाइम नहीं आ सकता, इस साल नहीं आ सकता, मैं अगले साल आ सकता. समथिंग थिंग्स कैन बी मैनेज. जब आप इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आ जाए. एज आई सेड, आई हैव हैड फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, तो मुझे सारी चीज़ें पता हैं, देख चुका हूँ. सो ऑल दीज possibilities are there. You can take advantage of these as per your choice, because I understand that if you are already successful in your career, you would not like to compromise on that. So आप फौज भी ज्वाइन करना चाह रहे हो और अपना करियर भी बाहर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहे हो, तो काफ़ी सारे प्रोविजंस हैं जो दिए गए हैं, आप उनका इस्तेमाल करके दोनों जगह आप मैनेज करके चल सकते हैं. फौज आपको इतनी सहूलियत देती है. एंड यू कैन यूज योर रैंक पोस्ट रिटायरमेंट. यू कैन सर्व द एज ऑफ 54 years, 54 साल तक आप सर्व कर सकते हैं. इसके बाद में आप रिटायर हो जाएंगे. अगर आपने पेंशनेबल सर्विस की है, जो ऑफिसर्स के केस में, विच इज 20 years ऑफ फिजिकल सर्विस, आई एम टॉकिंग ऑफ फिजिकल सर्विस. आपने अगर 20 साल की फिजिकल सर्विस की है, 20+ years, तो आपको पेंशन मिल जाएगी. अगर नहीं मिली है तो आप ऐसी 54 साल में यू विल बी रिटायर्ड व्हाटएवर रैंक यू ऑब्टेन. प्रमोशनल एग्जाम्स होते रहते हैं, वो आप पास करते रहेंगे, प्रॉपर प्रमोशन लेटर तक तो पक्का है. रिटायरमेंट के बाद में अपना रैंक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. एंड यू कैन रिजाइन योर कमीशन एनी टाइम यू लाइक. आपका मन कर गया भाई आप तो कनाडा जा रहे हो कल, ठीक है, छोड़ छाड़ के सब कुछ, यू कैन रिजाइन योर कमीशन एंड गो. देयर इज नोबडी स्टॉपिंग यू. हाउ टू जॉइन एज अ डिपार्टमेंटल टी ऑफिसर. मैंने बताया आपको डिपार्टमेंटल टी क्या होती है. डिपार्टमेंटल टी क्या होती है, उसके ऑफिसर में आपको कैसे ज्वाइन करना है, मतलब हाउ टू जॉइन द ऑफिसर्स कार्ड. आप ये देख रहे होंगे, यहाँ पे फोटो मैंने लगा रखी है. तो दिस इज ओनली एप्लीकेबल टू द एम्प्लॉयज ऑफ द डिपार्टमेंट्स. जैसे मैंने बताया ONGC, ILCL, BPCL, उसमें बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई टू देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स. और ये जो मैंने 3 यूनिट्स बताई थी आपको, वो 801 इंजीनियर रेजिमेंट है, रिफाइनरीज एंड पाइपलाइन आगरा में है. 811 इंजीनियर रेजिमेंट है जो ONGC की है, जो वडोदरा में है. 414 AC बटालियन टीयर मार्केटिंग जो कामठी नागपुर में. ये 3 यूनिट्स हैं में अगर आप IOCL, BPCL, HPCL या ONGC से ताल्लुक रखते हैं, उनमें सर्व कर रहे हैं एज एन एम्प्लॉय, तो यू कैन अप्लाई थ्रू योर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट. HR के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं. काफ़ी सारे वर्क्स एंड प्रिविलेजेस इन लोगों को दिए जाते हैं जो भी ज्वाइन करता है. सो विच एवर प्रोफाइल यू आर एट, अकॉर्डिंगली यू कैन ज्वाइन. कोई SSB आपको नहीं जाना है इसमें, यूनिट लेवल पे हो जाता है सिलेक्शन. मेडिकली आपको फिट होना चाहिए बस. और 1 महीने की साल की इनकी ट्रेनिंग होती है. इनको 1 महीने के लिए आना पड़ता है यूनिट में. दे डोंट गो टू एनी अकेडमी. इनकी कोई प्री कमीशन पोस्ट कमीशन ट्रेनिंग नहीं होती है. यूनिट में आते हैं, धीरे धीरे ट्रेनिंग करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, अपना अपना काम करते रहते हैं. एंड ग्रेजुअली इनका 1 साल काउंट, एक महीना 1 साल के बराबर काउंट होता है फॉर द सेक ऑफ सीनियरिटी. एंड इनकी रेगुलर सर्विस नहीं हो पाती है, क्योंकि नॉन डिपार्टमेंटल टीम में तो रेगुलर सर्विस भी हो जाती है कि लोग सर्व करते रहते हैं. बहुत कम एम्बॉडीमेंट होता है. लेकिन इन लोगों का मतलब जो डिपार्टमेंटल टी ऑफिसर्स, डिपार्टमेंटल टी के जो जवान होते हैं, ये दे ओनली कम फॉर 1 month. दे हैव टू गो बैक देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स और रिस्पेक्टिव कंपनीज.
तो क्योंकि 1 महीना आते हैं तो इनकी ऑब्वियसली फिजिकल सर्विस तो 20 साल की पूरी हो ही नहीं सकती, 54 साल या 60 साल भी ले लो तब भी नहीं हो सकती। प्रोसीजर टू ज्वाइन, एज आई सेड, यू हैव टू अप्लाई थ्रू योर डिपार्टमेंट ओनली, नो एडवर्टाइजमेंट इज पब्लिश्ड, नो रिटन एग्जाम, नो एसएसबी, मेडिकल एग्जाम इज एप्लीकेबल ऑफ कोर्स। लायबिलिटी 1 महीने की, 1 साल में प्रमोशन अप टू कर्नल एज ऑफ नाउ। पे पर्क्स, पेंशन, पे आप 1 महीने के लिए आओगे आपको 1 महीने की मिलेगी, और पे में कोई फर्क नहीं है। जहाँ पे अगर आप लेफ्टिनेंट तो लेफ्टिनेंट की पे मिलेगी, कैप्टन की पे मिलेगी, पर 1 महीने के लिए मिलेगी जब आप आओगे। पर्क्स एंड पेंशन भी उतने ही मिलेंगे जितने 1 महीने में आपको लागू होते हैं, बट एट पार मिलेंगे उस 1 महीने। मैंने नॉट एप्लीकेबल इसलिए लिखा है बिकॉज पेंशन आपको एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, डोंट टेक इट की पे भी नहीं मिलेगी, पे मिलेगी, पेंशन इज नॉट एप्लीकेबल टू यू बिकॉज आप कर ही नहीं पाओगे ना अपनी सर्विस, आप 20 साल कंटिन्यू कर ही नहीं पाओगे, या आप ओएनजीसी में काम करोगे, यहाँ काम करोगे। सो दैट इज वाई। नाउ एक मैंने और कवर किया है BCO, देयर इज समथिंग कॉल्ड ब्रांच कमीशन ऑफिसर। ये इट्स अ इंटरनल सिस्टम ऑफ द टेरिटोरियल आर्मी, जहाँ पे क्या करते हैं जो हमारे जवान होते हैं टेरिटोरियल आर्मी के, उनको एक मौका दिया जाता है कि भाई अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप भी रिटर्न एग्जाम में बैठो, आप करो, आप BCO कमीशन के लिए आओ। पहले सिस्टम हुआ करता था, अंदर से इंटरनल डिपार्टमेंटल फैसिलिटी थी। दिस वाज ओनली एप्लीकेबल टू द टेरिटोरियल आर्मी जवान्स। नाउ ASB एंट्री भी मैंने कवर की है फॉर द शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स, इट इज आर्मी हेडक्वार्टर सिलेक्शन बोर्ड। शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स जनरल आपको पता होगा, शॉर्ट सर्विस कमीशन भी होता है जिसमें 10 साल के बाद में आप छोड़ के आए थे, पहले 5 साल होते हो, 10 साल के बाद में आप छोड़ के आए तो, या फिर आप 10+4 14 साल के बाद में छोड़ के आ जाते हो। तो आपकी पेंशनेबल सर्विस तो रेगुलर आर्मी में भी 20 साल है, टेरिटोरियल आर्मी में भी 20 साल है। अब आपकी पेंशन नहीं बनी है, अब आप यंग एज में बाहर आ गए हो, यू डोंट वांट टू गो आउट, बट समहाउ यू कुडंट गेट दी परमानेंट कमीशन, आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन से परमानेंट कमीशन नहीं मिल पाया, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, तो अब आप TA ज्वाइन करोगे। सो लॉट ऑफ पीपल, बिकॉज आपने इतनी सारी ट्रेनिंग करी है, आपने इतना समय फौज में गुजारा है, यू कांट लिव विदाउट द आर्मी, यू वांट टू बी पार्ट ऑफ इट, so you join the TA. So there are a lot of short service officers who are serving in TA right now. So Army Headquarters Selection Board में क्या होता है, applicable to short service commission officers only from the Army, Navy, Air Force, आप कहीं के भी हो सकते हो, आर्मी के भी, नेवी के भी, एयर फोर्स के भी, बोथ मेल और फीमेल सबके लिए ओपन है, एज पर द वैकेंसी, जितनी वैकेंसीज होती हैं। इसका कोई रिटर्न नहीं होता, कोई SSB नहीं होती, कोई ट्रेनिंग नहीं होती। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने ऑलरेडी एग्जाम दिया हुआ है, रिटर्न भी दिया हुआ है, SSB क्वालिफाई की हुई है और ट्रेनिंग भी की हुई है, तो इनको ये सब झंझट से नहीं गुजरना, दे हैव टू अप्लाई। इनका अलग तरीका होता है ज्वाइन करने का। और हाँ, ये मान लो शॉर्ट सर्विस कमीशन में, मतलब आज ये बाहर आ गए फौज से शॉर्ट सर्विस कमीशन का 10 साल करने के बाद में या 14 साल करने के बाद में, फिर ये बाहर कहीं जॉब करने लग गए, उसको उनको फिर मज़ा नहीं आया कि भाई हम नहीं, फौज में ही ठीक थे, एंड नाउ दे वांट टू अप्लाई टू TA, और मान लीजिए ये करते करते 7 साल निकल गए, पर इनकी एज अभी भी 42 ईयर्स से कम है, तो ये लोग क्या कर सकते हैं, फिर से वापस आ सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं ASB के लिए, एंड दे कैन जॉइन द टेरिटोरियल आर्मी एंड कंटिन्यू। बेनिफिट्स क्या होते हैं? फॉर्मल इंटरव्यू, वंस योर एप्लीकेशन इज शॉर्ट लिस्टेड, देन एंटीडेट सीनियरिटी आपको मिल जाती है। मतलब अगर आप लेफ्टिनेंट कर्नल वहाँ से बाहर आए थे 14 साल में, तो ऑब्वियसली आप जैसे अपनी ग्रेचुटी जमा करते हो वापस, आई होप द शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स विल अंडरस्टैंड दिस, ग्रेचुटी जमा कर देते हो तो उसके बाद में आपको आपकी एंटीडेट सीनियरिटी मिल जाती है। मतलब अगर आप लेफ्टिनेंट कर्नल थे तो जिस डेट से आपने रैंक लिया था उस डेट की आपको सीनियरिटी मिल जाएगी, यू विल स्ट्रेट अवे ज्वाइन एज अ लेफ्टिनेंट कर्नल होगी। अगर आप मेजर थे तो आप सीधा मेजर ज्वाइन करोगे। You getting it? So if you are a major in your previous service, you will join as a major once you deposit your gratuity back, and a lot of people do that only obviously. क्योंकि आप दोबारा लेफ्टिनेंट से शुरू नहीं करोगे ना, आप ऑलरेडी मेजर साहब हो तो ऑब्वियसली उनको एज अ मेजर ओनली। जो आपकी प्रीवियस सर्विस में जितने डेकोरेशन थे, आप सेना मेडल थे, शौर्य चक्र पे जो भी आपके अवार्ड्स ऑनर सब कुछ थे, आपके पोस्टर्स थे, वो सारे के सारे इंटैक्ट रहते हैं, कोई उन्हें दोबारा से करने के लिए नहीं कहता, बिकॉज दे वर डन इन दी सेम आर्मी। आपने यहीं पे किए थे और आप वापस यहीं आ रहे हो, ऑब्वियसली वो सब एप्लीकेबल है। पेंशन ऑफ कोर्स, आपने अगर 10 साल की थी, आप 10 साल और करते हो तो आपकी 20 साल कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि आपकी पूरी सर्विस काउंट हो जाती है प्रीवियस सर्विस। जैसे आप अपनी ग्रेचुटी जमा कर देते हो तो आपको पूरी सर्विस का बेनिफिट मिल जाता है। आपने 10 साल की थी तो 10 साल आपके जुड़ जाएंगे, आपको 10 साल और करनी है और आपकी पेंशन बन जाएगी। अगर आपने 14 साल की थी तो आपको 6 साल और करने, आपकी पेंशन बन जाएगी। सो दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज, यू नो। और हाँ, इफ़ यू वांट टू डू इट फॉर लाइक 2 मंथ्स, आप सिर्फ 2 महीने के लिए आना चाहते हो, बहुत सारे ऑफिसर्स ऐसे भी हैं, शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स हैं जो बाहर बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फौज का वो कीड़ा रह जाता है ना कहीं नहीं, तो they want to be part of the army still, so they are serving in the territorial army. वो आते हैं, अपना कैंप करते हैं, तो they are connected to the forge also, they are doing well in the corporate world also, they are doing wonderfully well in their businesses also. So हैं बहुत सारे ऐसे। Eligibility I've said, you can join, I've already told you can join anytime after leaving the short service within the age limit of 42 years. क्लीन रिकॉर्ड होना चाहिए भैया आपका, प्रीवियस सर्विस से कोई पंगा नहीं होना चाहिए, कोई झोल नहीं होना चाहिए, you should be medically fit. You should be medically and physically fit. अब एक और चीज़ इसमें जो आती है वो है ऑनरी कमीशन। नाउ व्हाट इज ऑनरी कमीशन? आपने देखा हो सचिन तेंदुलकर ग्रुप कैप्टन बनते घूम रहे हैं, महेंद्र सिंह धोनी एज अ लेफ्टिनेंट कर्नल इन द आर्मी, कपिल देव वाज अ लेफ्टिनेंट कर्नल। क्या होता है ऑनरी कमीशन? तो ऑनरी कमीशन बेसिकली, अब नाउ सचिन तेंदुलकर ऑफ कोर्स इज नॉट पार्ट ऑफ द टेरिटोरियल आर्मी, इनको एयरफोर्स ने, इंडियन एयरफोर्स ने ऑनरी रैंक दिया था,
ये होता है टू रिस्पेक्ट वट एवर दे हैव डन इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स फॉर द नेशन। उसको ऑनर करने के लिए इनको ऑनरी कमीशन, ऑनरी रैंक दिया जाता है। जैसे महेंद्र सिंह धोनी को आप जानते हैं, ठीक है, ही वाज कमीशन इन द टेरिटोरियल आर्मी पैराशूट रेजिमेंट। और लेफ्टिनेंट कर्नल अभिनव बिंद्रा, इनको भी दिया गया ऑनरी कमीशन। मेजर डॉक्टर दीपक राव, इनको भी दिया गया ऑनरी कमीशन। और भी हैं काफ़ी सारे जिनको ऑनरी कमीशन दिया गया है। नीरज चोपड़ा के बारे में आप लोग सब लोग जानते हो। आप अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो पहले ये सूबेदार थे, he was a JCO. All of a sudden he becomes a lieutenant colonel. Now this is an AI generated image of course, but he is a lieutenant colonel. He's been given an honorary rank of lieutenant colonel. ठीक है, इन्होंने कोई SSB नहीं दी है। इनफैक्ट इन्होंने भी, इनमें से किसी ने भी SSB नहीं दी है, और जनरल वीके सिंह को छोड़ के, I'm sorry. So कोई SSB नहीं दी है, कोई SSB नहीं दी है, इन्होंने कोई SSB नहीं दी है, कोई रिटर्न नहीं दिया है, कोई SSB नहीं है, कोई SSB नहीं है, कोई SSB नहीं है, कोई रिटर्न नहीं है। एंड इनका जो कमीशन है ये टीए कमीशन की तरह नहीं है, इट्स एन ऑनरी कमीशन, इट्स एन ऑनरी रैंक, राइट। सिमिलरली इनको भी ये ऑनरी रैंक दिया गया है फॉर वट एवर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इज देयर टू द नेशन। इन्होंने जो भी इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, वट एवर सक्सेस ही हैज़ अचीव्ड, वट एवर ही इज़ डन फॉर आवर नेशन, दैट इज़ फर्स्टली कमेंडेबल। एंड उनके बेसिस पे इनको मिलना भी चाहिए था बिल्कुल। और बहुत ही बढ़िया ये डिसीजन था, बहुत खुशी हुई थी। एंड टुडे ही इज़ अ लेफ्टिनेंट कर्नल, ही इज़ नो मोर अ JCO, so you can see. But again, he's not gone through the SSB. This is the honorary rank. Similarly, Captain Sachin Pilot is again an honorary rank. Lieutenant Colonel Mohan Lal, again an honorary rank. Captain Anurag Singh Thakur, आप सब लोग नहीं जानते हैं। Now, are TA officers authorized to do army courses including adventure courses? क्या आप लोग आर्मी कोर्सेज कर सकते हो, एडवेंचर कोर्सेज कर सकते हो once you become part of the टेरिटोरियल आर्मी एज ऑफिसर्स और जवान्स में भी? Yes, you can do it. आपको सारे आर्मी कोर्सेज लागू हैं, सारे एडवेंचर कोर्सेज लागू हैं, जब भी आपको फौज करवाना चाहिए। सी देयर इज़ नो एम्बार्गो, कहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि टीए ऑफिसर्स को ये कोर्स नहीं लागू है, आप लोग ये नहीं करोगे। जो भी ऑथराइज कोर्सेज हैं एज पर योर आप एंड योर सर्विस, वो आप कर सकते हो। एडवेंचर कोर्सेज में भी कर सकते, में भी जा सकते हो, स्पोर्ट्स के फील्ड में जा सकते हो, एमिंग में, फायरिंग में, कहीं भी जा सकते हो आप। यू कैन डू एनीथिंग। क्या ये यूनिट्स और टीए पर्सनल ऑफिसर्स यूएन मिशंस पे जाते हैं, पोस्टिंग्स पे जाते, फॉरेन पोस्टिंग्स पे जाते हैं? सो अभी तक तो नहीं गए, है ना, अभी तक तो नहीं गए, भेजे नहीं गए। जा सकते हैं, कोई मना ही नहीं है। एज आई सेड दैट सो फार देयर इज अ प्रोविजन ऑफ सेंडिंग ओनली द गैलेंट्री अवार्ड विनर्स टू दीस यूएन मिशंस ऑफ फॉरेन पोस्टिंग्स। अभी तक सिर्फ उनके लिए प्रोविजन है, जा सकते हैं, कोई मना ही नहीं। एज आई सेड देयर इज नो रिटन रूल दैट दे कांट गो। सो वेरेवर द आर्मी सेंड्स यू, वेरेवर योर कंट्री सेंड्स यू, यू आर लायबल टू बी पोस्टेड एंड यू विल हैव टू गो। और रैंक स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले भी बताया था रैंक स्ट्रक्चर के बारे में। सो आप सिर्फ ब्रिगेडियर तक जाते हो, दिस इज द लास्ट रैंक इन टीए सो फार। लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल एंड ब्रिगेडियर, दिस इज द लास्ट रैंक सो फार इन टीए। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट इफ यू वांट। इज ESM स्टेटस एप्लीकेबल टू टीए ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स? क्या आपको एक सर्विसमैन स्टेटस मिलता है? आई होप आपको एक सर्विसमैन स्टेटस में मायने पता होंगे। सो एक सर्विसमैन स्टेटस में आपको पेंशन मिलती है, आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती हैं, आपका एक कार्ड बनता है, सैनिक बोर्ड में आपका रजिस्ट्रेशन होता है, मेंबरशिप्स एंड ऑल, यू स्टिल कैरी द लेगेसी। एंड तो क्या मिलता है टीए में? सो ऑब्वियसली अगर आप पेंशनेबल सर्विस कंप्लीट कर लेते हो एज एन ऑफिसर और एज अ सोल्जर JCO 1, तो यस, ESM स्टेटस आपको भी लागू है। वही सब कुछ लागू है जो रेगुलर आर्मी के ऑफिसर्स या जवान पर लागू है। Everything is applicable to you. I hope I have made myself clear. Benefits after death. So अगर खुदा ना खास्ता आपकी किसी ऑपरेशन में या फिर वॉर में, किसी ऑपरेशन में या अदरवाइज ऑल्सो अगर किसी की डेथ हो जाती है टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन करने के बाद, तो उसको क्या क्या बेनिफिट्स? उसको सारे बेनिफिट्स हैं जो एक रेगुलर सोल्जर को या रेगुलर ऑफिसर को, रेगुलर आर्मी ऑफिसर को मिलेंगे, वो सब के सब बेनिफिट्स आपको और आपकी फैमिली को भी लागू हैं। वो सब कुछ आपको भी मिलेगा। कुछ मैंने यहाँ पे लिख दिया है। फुल मिलिट्री ऑनर, ग्रुप इंश्योरेंस फंड का जितना भी पैसा होगा वो सब मिलेगा। एक्सग्राशिया सरकार से मिलेगा, ग्रेचुटी आपको मिलेगी, फैमिली पेंशन आपकी फैमिली को मिलेगी, अदर पर्क्स एज एप्लीकेबल, वो सब आपको मिलेगा। डोंट थिंक कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ मिलेगा एट पार। Benefits of joining TA, yes, it is active part of the Indian Army. As I've already said, that Indian Army comprises of the regular Army, Territorial Army, and the Army Reserve. It's an active part of the Indian Army. You become an active member of the Indian Armed Forces. Actually, all perks and privileges as applicable to the regular Army. Rank and status आपको मिलता है, status बढ़ जाता है आपका. You call yourself eligible if you're a corporate outside. You just go outside. I've seen a lot of youngsters, captains हैं,
लेफ्टिनेंट्स हैं, बाहर जाते हैं, कॉर्पोरेट में काम करते हैं, बोलते हैं कॉर्पोरेट में आप यू गो टू योर ऑफिस एंड से एंड कैप्टन सो एंड सो, अच्छा लगता है। एंड ये सिम स्टेटस मिलता है पोस्ट रिटायरमेंट पे, पेंशन अगर आप पेंशनेबल सर्विस कंप्लीट कर लेते हो विच इज 20 years in case of officers, other perks as applicable to the regular army, and you get better prospects outside आपका रिटायरमेंट और प्री मेच्योर रिटायरमेंट। अगर आप थोड़ा सा पूरी सर्विस कर लेते हो टीए में, उसके बाद आप रिटायर होते हो तो आपको काफ़ी सारे बाहर प्रोस्पेक्ट्स आपके लिए खुल जाते हैं। आप पहले ही काम कर रहे थे कॉर्पोरेट में, आपके पास में क्वालिफिकेशन भी है, यूर एन MBA और व्हाटएवर, एंड नाउ यू गो एज अ लेफ्टिनेंट कर्नल आउटसाइड और कर्नल आउटसाइड, वे आई वाज अ कर्नल। यू जस्ट इमेजिन यार आपको क्या मिलेगा, आपको खुद पता है कि कितना बेनिफिट है। फाइनल वर्ड्स ऑन टीए, यस दिस इज बेस्ट एंट्री स्कीम फॉर दोज हु couldn't join the regular army due to any reasons, less non-eligibility of course, best way to serve your nation in uniform, and it's the best way to know your army, serve with them, live their life and be part of this great institution called the Indian Army. Have the first-hand experience of serving at places where you can't even think of going otherwise. आप जहाँ सोच ही नहीं सकते वहाँ पे आपको पोस्ट किया जाएगा, उन जगहों पे सर्व करोगे, आपको वहाँ का एक्सपीरियंस मिलेगा। कश्मीर के किसी छोटे से गाँव में बैठोगे जाके, जो आपने फिल्मों में देखा होगा, या नॉर्थ ईस्ट के किसी छोटे से गाँव में जाके बैठ जाओगे जो आपने फिल्मों में देखा होगा। इट्स अ बिग थिंग, इट्स अ ड्रीम कम ट्रू, and nothing suits you best than the combat or the olive greens on you. And remember, army is not a career, it's not a job, it's a way of life, it's a feeling, it's emotions. Army is a different world, it's a world within a world. एक अलग दुनिया है ये ना, अंदर ही अंदर एक अलग दुनिया। मतलब आप फौज के अंदर रहते हो ना, आपको बाहर का कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है। You don't care also, you have your own family, it's like a family, you have your own people inside. आप एक दूसरे को वर्दी में देखते हो, you don't get shocked, अभी कौन है कहाँ। अभी यहाँ से आप सिविल में कहीं पे काम कर रहे हो, आपकी पोस्टिंग कहीं और हो जाए, आप जाओगे वहाँ पे नए लोगों के साथ में, फिर से जान पहचान, फिर ये वो घर ढूंढना। बट इन द आर्मी इट इज नॉट लाइक दैट, you get transferred from one place to the other, but you're wearing the same uniform, you're meeting the same people as in people in uniform. आपको कोई कोर्समेट मिल जाएगा, कोई आपको पुराना दोस्त मिल जाएगा, एंड आपको सारे रीति रिवाज, तौर तरीके, ट्रेडिशन सब पता है, what to do, they know what you know, and it's very easy to accommodate. It's about brotherhood. It's about living together, because आपको साल में 3 महीने की छुट्टी मिलती है, ऑफिसर्स को सिर्फ 80 दिन की मिलती है, 2 महीने 20 दिन। सो आपको इतनी छुट्टी मिल रही है, बाकी पूरा टाइम आप यूनिट में हो, आप फैमिली, अपनी खुद की फैमिली के साथ कम टाइम बिता रहे हो और अपनी रेजिमेंट, अपनी यूनिट के साथ में ज़्यादा टाइम बिता रहे हो। तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे ज़्यादा समय बिता रहे हो, तो आप ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड यहाँ पे हो रहे हैं। दैट्स व्हाई यू फाइट टुगेदर इन द वॉर, दैट इज़ द रीज़न व्हाई यू फाइट टुगेदर इन द वॉर, दैट इज़ द रीज़न। सो आर्मी इज़ अ वे ऑफ लाइफ, इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड, इट्स अ फैमिली gentlemen. Actually feel for it, then go for it. If you think you deserve it, please go for it. Yeah, and the final words, of course, the stars on my shoulders are brighter than the stars in the sky. किसने बोला था? If you know ये डायलॉग किसका है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि किसका है। मैंने आपको फ़ोटो भी दिखाई है उसकी। Please let me know. Let me see if you know. Gentlemen, that is all from my side. If there are any queries, please do feel free to contact us at olivegreensofficial@gmail.com. My name is Rohan. And please do like it, share it, subscribe it. Please press the bell icon so that whenever the next video comes, you get the notification. And अगर आपको previous years के question papers चाहिए Territorial Army के, although the pattern is now changed, but then questions obviously often repeat. तो अगर आपको चाहिए तो आप हमें email कर सकते हैं या comment box में बोल सकते हैं. Send your email ID, we will send the folder to you. You can do well, prepare well, think about it. Only thing which comes to my mind is कि आप 6 महीने की ट्रेनिंग कर पाएंगे। मतलब अगर आप कॉर्पोरेट में कहीं पे जॉब करें तो obviously your company will not relieve you for 6 months to do a training. It may do so, but in a lot of cases it might not. So think about it. Now you know everything about TA. If there are further queries, you can contact me. All the best. Do well, prepare well, and I'll be waiting to hear from you. And please do let me know if you pass the examination. Thank you.